Yes, started na? Yes, sir. Okay, sir. Thank you. ठीक है सर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो बेसिकली ये एक्स्ट्रा लॉ क्लास जो अकाउंट्स के बदले में चल रहे हैं, ठीक है। अकाउंट्स बेसिक क्लास के बदले में ये एक्स्ट्रा लॉ क्लास चल रहा है, जिसमें हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट लास्ट वीक स्टार्ट किए थे। तो सेल ऑफ गुड्स में ही आज भी बात चलेगा, ठीक है, लंबा है थोड़ा सा। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नाम पे ही इसका काम छुपा हुआ है ना। कि जब हम लोग मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट बाई सेल करते हैं, तो उस रिगार्डिंग अगर बिजनेस में कोई डिस्प्यूट हो जाए, ऐसे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो वही है ना, कि गुड सेल करना। ये जो पूरा इकोनॉमी चलता है, इसमें पूरा बाइंग सेलिंग इज एवरीथिंग, इसके बाहर तो कुछ और है नहीं। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूज बहुत ज्यादा है सर, ठीक है। और एक ऐसा लॉ है क्योंकि इस पे छोटा छोटा मैटर जब भी कुछ डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सहारा लिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई गुड्स परचेज करते हैं, फिर जो गुड्स है, ठीक है, जो गुड्स के नाम पे कुछ और गुड्स हमें बेच दिया गया, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू से, या फिर सही दाम नहीं लिया जा रहा है, कभी ज्यादा दाम लिया जा रहा है, कभी जरूरत से कम दाम में उसको बेचा जा रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज जो बिजनेसमैन करते हैं। ऊपर से अनदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि गुड्स खरीदना, फिर उसको डिलीवरी करना, है ना। टाइम पे डिलीवरी ना हो तो क्या होगा, अगर टाइम पे डिलीवरी पहुंचा रहा है पर पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, है ना। तो इस तरह का प्रॉब्लम होता है सर, है ना। तो प्रॉब्लम होता है मैंने क्या, ये सब एक डे टू डे लाइफ बिजनेस में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक्ट चाहिए। एक्ट का जरूरत क्यों पड़ता है, ऐसे कोई भी एक्ट जरूरत क्यों है, अदरवाइज एक्ट का जरूरत ही नहीं होता। ये हम लोग गड़बड़ करते हैं इसीलिए। अगर सोसाइटी में सब अच्छा बच्चा होता, है ना, जो आप लोग बिल्कुल नहीं हो, है ना, अगर सब कोई अच्छा बच्चा होता तो फिर इतना घर पे रूल्स रेगुलेशंस बनाने का जरूरत नहीं होता। लेकिन आप लोग सब क्या बर्बाद बच्चा हो, माँ बाप के, जैसे बोलते हैं ना, बोलना नहीं चाहिए, मैं छाती पे नाचने वाला, ठीक है, सर ऐसा बोलना चाहिए क्या। सर हम लोग ऐसे नहीं है, आप किसी और को, अपने आप को शायद कंपेयर कर रहे हो, आप शायद खुद ऐसे किए होंगे इसलिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। जो भी हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है ना, घर पे रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। अगर घर पे रूल्स रेगुलेशन ना होगा तो बच्चा क्या होगा, और बिगड़ेगा, है ना। इसलिए थोड़ा बहुत लॉ जरूरी है हर जगह में, जहां पर ज्यादा जरूरी हो तो और ज्यादा लगाना चाहिए। तो लॉ का जरूरत इसीलिए है, ठीक है, कि एक्चुअली एक्चुअली घर के लिए तो ऐसे कुछ लॉ होता नहीं है, क्योंकि घर का लॉ कौन लिखता है, पापा या माँ, ठीक है। लेकिन माँ का बात तो फिर भी कभी कभी माँ भी क्या होता है ना, अपना बच्चा है सोच के छोड़ देता है, अरे जा यार माफ कर दिया। इसलिए ना कौन सा लॉ फॉलो होता है जानते हो, ये जो धार्मिक कॉन्सेप्ट है ना, जिसको लेके पॉलिटिकल बाजी चलता है, वो जो धर्म का लड़ाई लड़ता है पॉलिटिकल लोग, इसको हम लोग नेगेटिव वे से लेते हैं, क्योंकि एक तरह का मिसकॉन्सेप्शन फैला गया है कि ये धर्म का राजनीति नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन आप लोग सोचना, धर्म का राजनीति मेरे को भी सही नहीं लगता, लेकिन धर्म होना चाहिए, ये जरूरी है। जिसको अपना धर्म का ज्ञान हो, वो इस तरह का जो लापरवाही हम लोग करते हैं ना, ये नहीं करेगा। पाप पुण्य का विचार करेगा, सही गलत का मापदंड होता है। तो हर चीज का एक मापदंड होता है, क्या सही है क्या गलत है, ये धर्म सिखाते हैं। इसका जो भी रिलीजियस स्क्रिप्ट्स है, अगर कभी भी थोड़ा सा उठा के 4 लाइन भी पढ़ लोगे ना, तो पता लगेगा कि वो रिलीजियस स्क्रिप्ट आपको कहना क्या चाहता है। अगर आप हिंदू हो, कभी गीता का 4 लाइन पढ़ के तो समझो। अगर आप मुस्लिम हो तो 4 लाइन कुरान पढ़ के तो समझो। अगर आप क्रिश्चियन हो तो बाइबल का 4 कदम तो थोड़ा सा पढ़ो, पढ़ के समझो ना। ऐसे नहीं कि पढ़ने बोला पढ़ना चाहिए, ठीक है, वैसा नहीं, पढ़ के समझो। वो बेसिकली क्या है, एक रूल बुक है, आपको कुछ समझाना चाह रहा है, कि सही गलत के बारे में आपको विचार देना चाह रहा है। तो वो आपको सिखाना चाहता है कि इंसानियत क्या होता है, जीना कैसे चाहिए, ठीक है। सबका अपना अपना सिस्टम है, उसमें कौन अच्छा बुरा भला वो सब कंपटीशन चल सकता है।
लेकिन जरूरी है। अगर किसी को धार्मिक धर्म का मतलब क्या है? जो आपको धारण करता है। धर्म का मतलब होता है जो आपको धारण करता है। धारण माने पकड़ के रखता है। नहीं तो आपका क्या है ना, आप तो इधर भागोगे उधर भागोगे। नहीं समझा? है ना? सिमिलरली लॉ का भी काम क्या है? किसी भी रेगुलर एक्टिविटीज को, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसका धर्म क्या है? ठीक है, ठीक है, जो भी सेल एंड बाई का कॉन्सेप्ट चलता है इसको पकड़ के रख, इसको इधर उधर भागने। कॉन्सेप्ट इज एवरीवेयर, कॉन्सेप्ट सेम है। चाहे धार्मिक स्क्रिप्चर्स खोल के बैठ जाओ, या फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कंपनीज एक्ट 2013, जो भी खोल के बैठो, सबका काम एक ही है, आपको अधर्म करने से रोकना। धर्म अधर्म का क्या कॉन्सेप्ट है? जो करना नहीं चाहिए वो अधर्म है, और जो करना चाहिए वो धर्म है ना? चोरी नहीं करना चाहिए, अधर्म है। चोरी करना चाहिए, अधर्म है। सही बोला ना? उल्टा बोल दिया? चोरी करना चाहिए अधर्म है, सही तो बोला। अगर आप सोच रहे हो कि चोरी करना चाहिए तो आप अधर्म अधर्म सोच रहे हो। कहाँ गलत बोला मैंने? तुम गलत सोचा। बोलने का तरीका थोड़ा अलग था। अगर बंदा सोच रहा है नहीं चोरी करना, जैसे कुछ लोग नेता होता है, क्यों नेता होता है? देश सेवा करने के लिए। वो नेता होता है चोरी करने के लिए। नेता हो जाएंगे, फंड का पैसा मिलेगा, हम घर बनाएंगे, चार चक्का बनाएंगे। चाहे चारों तरफ यही तो चल रहा है। जो भी नेता होता है, पहले कुछ नहीं था, रातों रात 5 माला बिल्डिंग, जिधर देखो उसके ही नाम पे जगह है। जो भी लैंड पकड़ने जाओगे नेता का लैंड है, या फिर उसका भाईपो का, या फिर उसका कोई भी रिलेटिव का। ऐसा क्यों होगा? 2 दिन पहले आप टाली के छात पे घर पे रहते थे, ठीक है, 5 दिन बाद देखा जा रहा है कि सभी जगह के नाम ऊपर आपका ही नाम लिखा हुआ है। क्यों? नेता इसलिए बने थे। अगर आपके मन में चोर था तो आप अधर्म के लिए चोर बना, अच्छा बात है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, लॉ किस लिए बनता है? लॉ को किस लिए बनाया गया? ये सब अधर्म ना हो। तो हर जब भी कोई भी लॉ पढ़ो ना, ये कॉमन सेंस उसमें रेडी कर ले कि धर्म अधर्म का जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर्टिकुलर लॉ के बारे में, उसको रोकना उस लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और वही उस लॉ को पढ़ने का मेन पर्पस। ये बात अगर समझ में आ जाए, दुनिया का कोई भी एक्ट आपके सामने आ जाए, आप पहले से एक चीज तो आप डिसाइड कर लो कि भाई ये क्यों पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है सर? चलो सर, आप ना बहुत फालतू का ज्ञान बांटते हो। हम लोग ना ये फालतू ज्ञान सुनने नहीं आते, जानते हैं ना सर। हम लोग ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ने आ रहे हैं। आप लोग, आपके मुंह से ये सब फालतू का ना, ये सब ज्ञानबाजी नहीं चाहिए हम लोग। चलो, किसके मन में चल रहा था? ठीक है, अरे मजाक कर रहे हैं। चलो, तुम लोग कुछ भी सोचो, देखो भाई इंसान अपने हिसाब से ही चलता है। मैं भी तुम लोगों को कितना कुछ बोलता हूँ, ये रेगुलर क्लास आना, ठीक है, लेकिन तुम भी तो अपनी मर्जी चलाते हो। कभी धूप का बहाना मारता है कोई कोई, ठीक है, जैसे गोपाल को नहीं बोलूंगा, गोपाल सच में अच्छा बच्चा है, ठीक है, सुबोध बालो, ठीक है, सच में अच्छा बच्चा है। लेकिन ज्यादातर लोग बहाना ही बहाना है, ठीक है। कभी धूप लग जाता है, कभी बारिश, कभी ठंडा, बहाना खत्म नहीं है। क्या बोले सर? अच्छा देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हम लोग लास्ट क्लास में एग्रीमेंट क्या है? अच्छा, ये नॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें क्या सिखाता है सर? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है, वो किसी भी तरह का ऑफर एक्सेप्टेंस हो सकता है। कोई भी नॉर्मल जो इंसान के बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस चलता है, ए भाई मेरे को ना बाल काटना है, क्या तुम मेरा बाल काट के दोगे? मैंने नाई के पास जाके, तो तुम नाई नाई तुमको ऑफर कर रहा है या हमको बाल काटना है, तुम काटोगे? चल सकता है ना? देखो, नाई बोला पसंद नहीं आया, आज चलो जावेद हाबिब, चलेगा? हाँ, हेयर एक्सप्रेस हो, चलेगा? मैंने नाई बोला, कौन सा नाई? नाई मैंने बांग्ला से बोले नापी, ठीक है, ठीक है। अब जावेद हाबिब बोला तो समझ ही गया होगा, ठीक है। मैंने नापित, ठीक है, नापित के पास जाएंगे, वो मेरे को ऑफर कर रहे हैं कि चलो बाल काट के दो, बदले में तुमको इतना पैसा देंगे। वेनेजुएला में ऐसा हालत है सर, यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है, पैसा का कोई भाव नहीं है।
तो अगर आपको नाई के पास जाके या नापित के पास जाके बाल कटवाना हो या बियर्ड स्ट्रिमिंग करना हो तो वो तुमसे पैसा नहीं लेगा। बोलेगा भाई खाना नहीं मिला सुबह से, 2 केला और 2 अंडा दे दो और 4 ब्रेड दे दो। या फिर मानो आपको कैब में चढ़ना है तो वहां पर पैसा का मोल नहीं है, वैल्यू नहीं है पैसा का। पैसा का बंडल ऐसे रास्ते में पड़ा हुआ है, तो बदले में क्या मांग रहा है जानते हो? ये मैं 2 साल पुराना बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन सिचुएशन एकदम सुधार गया ऐसा नहीं है। तो कैब में चढ़ोगे तो कैब वाला बोलते हैं कि नहीं हमको ना पैसा नहीं चाहिए, पैसा का कोई वैल्यू नहीं है। आप ना, मैं नशा करता हूँ, मेरे को सिगरेट बड़ा पसंद है, आप मेरे को सिगरेट का एक बंडल पैकेट दे दो। यानी जब इकोनॉमी इतना बर्बाद हो जाता है तो इस तरह का लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी हो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू नॉर्मली एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन हम लोग जिस पर्टिकुलर लॉ में आजकल बात कर रहे हैं वो है बायर और सेलर के बीच का एग्रीमेंट। किसके बीच का एग्रीमेंट सर? बायर एंड सेलर के बीच का एग्रीमेंट, जहां पर एक बंदा बाई करता है दूसरा बंदा सेल करता है, और इनके बीच में जो एग्रीमेंट बनता है हम उसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर रेडी करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग 2 चीज के बारे में जानने का कोशिश किए थे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें 2 तरह का चीज हो सकता है, मैंने आपका प्रॉपर्टी मेरे पास आप सेल करना चाहते हो, या फिर मेरा प्रॉपर्टी मैं आपको सेल करना चाहता हूँ, कोई भी गुड्स। ठीक है, उसमें गुड्स का भी अलग अलग एग्जांपल्स या डेफिनेशंस भी पढ़े थे। एक होता है इमीडिएट ट्रांसफर, जिसको सेल कहते हैं, मैंने अभी लो अभी दो, हाथों हाथ। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये आपको सेल करना है, बहुत कीमती है, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरा कोई भी चीज कीमती है। ठीक है, जैसे MS धोनी क्या है ना, वो जो भी छूता है सोना बन जाता है, उसका बैट भी लाखों में बिकता है ना। MS धोनी का फैन फॉलोइंग जो है ना सर, वो कहीं पे भी अगर बैट साइन करके रख देगा ना, उस बैट को खरीदने के लिए लोग करोड़ों रुपए दे देगा, इतना फैन फॉलोइंग है इसका। मैंने करेक्ट, हाँ, किसका फैन फॉलोइंग ज्यादा? पता नहीं सर, मेरे को लगता है MS का ही फैन फॉलोइंग ज्यादा है, अनडाउटेडली। क्योंकि ना इसका सबसे बड़ा प्रमाण, इसका इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? नहीं देखो, डिबेट करके फायदा नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है चेन्नई का मैच। चेन्नई के मैच पे ग्राउंड का जो सिचुएशन होता है तो किसी और टीम के मैच पे नहीं होता। बैंगलोर के मैच में भी विराट कोहली को देखने के लिए इतना लोग नहीं आता है। इंस्टा का फॉलोअर्स छोड़ो यार, तो धोनी उतना इंस्टा में कुछ डालता नहीं है इसलिए इंस्टा फॉलोअर छोड़ो, फिजिकल में क्या हालत है देखो। रियल लाइफ में धोनी का फैन फॉलोइंग बहुत हाई है। कोहली भी पीछे नहीं है, कोहली भी अच्छा खासा फैन फॉलोइंग रखता है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन धोनी काफी आगे है, मतलब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए बहुत आगे है, जो करता है पागल की तरह। रोहित शर्मा भी अभी बहुत उठा है सर फैन फॉलोइंग में, काफी अच्छा है उसका। जो भी हो, तो जब किसी का फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे ही कोई भी चीज बेचेगा बेच देगा, ऐसा है, लेके जा मेरा चीज है। ठीक है, तो से फॉर एग्जाम्पल मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं आपको भी बेचना चाहूंगा, आप मेरे को हाथों हाथ कैश दे दो और हाथों हाथ लेके जाओ, इमीडिएट ट्रांसफर। ठीक है, इमीडिएट ट्रांसफर। लेकिन हम लोग लास्ट क्लास में ना एग्रीमेंट टू सेल के बारे में भी जानते हैं। किसके बारे में सर? एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? जो ट्रांसफर नहीं हुआ है सर, येट टू बी ट्रांसफर्ड है। क्या है सर? येट टू बी ट्रांसफर्ड, माने अभी सेल नहीं हुआ पर सेल होगा, इसके लिए डील करते हैं, इसको फ्यूचर एग्रीमेंट भी बोलते हैं। अभी सेल नहीं करूंगा बट बाद में करूंगा, से फॉर एग्जाम्पल 1 महीने बाद करूंगा, 2 महीने बाद करूंगा, 3 महीने। मैंने आप लोगों को एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट में बात किया था, याद है? कि एक फार्मर अपना फार्म लैंड में आलू का खेती कर रहा है, और चिप्स कंपनी आके बोलता है कि भाई तुम आलू बनाओ, तुम्हारे आलू खरीद के मैं दुनिया को चिप्स खिलाऊंगा, है ना। तो जब आलू उगेगा उसी टाइम पे आके डील कर लेता है कि भाई तुम आलू उगाओ, मैं तुमको इतना पैसा अभी थोड़ा देता हूँ, तुम किसी और को बेचने से पहले एक बार मेरे को पूछ लेना। ठीक है, सपोज 5 लाख का डील हुआ है, 1 लाख देके आप बुकिंग करते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि किसान आपको ही बेचे, हाँ पहला हक आपको मिलता है। ठीक है, अब 3 मंथ्स लेटर आप बाकी पैसा दो और लेके जाओ। किसान का क्या फायदा? वो पहले से बुक कर लेता है, उसका मार्केट पहले से बना हुआ होता है। नॉर्मली फार्मर्स का एक दिक्कत क्या होता है, फार्म तो वो माने फार्मिंग तो कर लेता है, उसके बाद उसको सोचना पड़ता है कि क्या इस साल मार्केट होगा, जितना प्रोडक्शन हुआ है क्या तुरंत बिकेगा? क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में एक डर क्या रहता है, वो बेसिकली सड़ जाता है ना। सड़ जाता है इन द सेंस बहुत जल्दी जल्दी वो खराब हो सकता है, उसको अगर टाइम पे स्टोर किया ना जाए, ठीक है, और अगर टाइमली सेल ना हो जाए
तो उसको थोड़ा चिंता होता है कि पता नहीं अगर सेल ना होगा तो बहुत लॉस हो सकता है। तो अगर पहले से तुमको कस्टमर मिल जाता है तो किसान को फायदा है, इसलिए वो फ्यूचर एग्रीमेंट करना पसंद करता है। रिसेंटली मोदी जी 2020 में 2021 में करंट बीजेपी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक फार्म बिल पास किया था। दोनों सभा में पास तो हो गया था, लेकिन हरियाणा और पंजाब के कुछ किसान इतना आंदोलन किया कि वो फार्म बिल को लॉन्च ही नहीं होने दिया। इवन लास्ट में करंट गवर्नमेंट को वो बिल को उठाना पड़ा, माने बिल एक्ट में पास नहीं हुआ। कांग्रेस भी सपोर्ट किया किसानों को। नॉर्मल बात है, देश जाए भाड़ में, अच्छा बुरा बाद में देखा जाएगा। तुम अच्छा बोलोगे मैं विरोधिता करूंगा, हाँ, यही मेरा विरोधी स्टेटस है। नहीं, टांग अड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज एक ब्रॉडर लेवल में जाके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना करता है तो मेरे हिसाब से हर चीज में ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर इसी तरह का पॉलिटिकल प्रैक्टिस हो जाएगा तो आगे जाके जो भी जीतना जाएगा देश के अंदर उसको पता चल ही जाएगा। मैंने अच्छा कोई करेगा तो उसके उसका विरोधिता हर कोई करेगा। मैंने आज कांग्रेस बीजेपी कर रहा है, कांग्रेस करेगा, कल कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाता है और अगर वो कोई अच्छा चीज करता है तो बीजेपी को भी पता है अगर हम लोग विरोधिता नहीं करेंगे तो फिर हम लोग भी आगे सत्ता में नहीं आ सकता। मैंने अच्छा चीज का भी विरोधिता करना एक कल्चर बन गया है। ये कल्चर को खत्म होना चाहिए। डिपेंड करता है यूथ क्या सोचता है। प्रॉब्लम नहीं है कि यूथ का माथा अभी भी सटका हुआ है, ठीक है। लेकिन वो फार्म बिल में एक्चुअली ना ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह को ना एकदम ओपनली डेवलप करने के बारे में बात किया गया। तो बहुत लोग बोल रहे हैं ये तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके आप फार्मर को तो अकेला छोड़ दे रहे हो। क्योंकि आजकल क्या है ना, फार्मर फार्मर को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। मैंने तुम कुछ भी बनाओ तो मंडी में आके सरकारी रेट में दे दो, तुमको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाएगा। और बीच में फार्मर क्या है ना, डायरेक्टली पार्टी को नहीं बेच पाता, उसको मीडिएटर को बेचना पड़ता है। और मीडिएटर को बेचने के कारण मैक्सिमम प्रॉफिट मीडिएटर कर लेता है। फार्मर जो इतना मेहनत करता है जिसके कारण एक्चुअली इतना सारा प्रोडक्शन मार्केट में आता है, उनको असली पैसा नहीं मिलता। इसलिए किसान का बेटा किसान बनने के लिए रेडी नहीं है। जिस काम पे ग्रोथ ना हो, जिस काम पे फायदा ना हो, वो काम क्यों नहीं करेगा, मतलब कोई क्यों करना चाहेगा। तो ऐसा नहीं कि फार्मिंग में पैसा नहीं है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। लेकिन करेंटली फार्मिंग सेक्टर में ना गवर्नमेंट का ना बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है। और करंट गवर्नमेंट अपने बिल पे बेसिकली ये कंट्रोलिंग छोड़ना चाहता था। कंट्रोलिंग देके बेसिकली फार्मर को सिक्योरिटी तो मिल जाता है, लेकिन फार्मर अपने पैरों में खड़ा होने के लिए मार्केट का जो फ्री मार्केट में जो ओपन डिमांड सप्लाई है इसका पार्ट अगर बने ना, माने फार्मर डिसाइड करेगा मेरा प्रोडक्ट मैं किसको बेचूं, इसके बीच में सरकार क्यों आएगा। जैसे जैसे मैं प्राइवेट ट्यूटर हूँ, मैं किसको पढ़ाऊंगा मैं डिसाइड करूंगा। सरकार आके मेरे को बोल रहे है क्या। जैसे उस दिन मेरे को एक दिन फोन करके पूछ रहा है कि ये फाउंडेशन का फीस कितना है। तो मैंने अपना जो फीस है जो सबको देता हूँ वही बोला। तो मेरे को बोलते हैं कि नहीं, मैं और भी 4 जगह में बात किया, किसी में कम बता रहा है मेरे को। बेसिकली वो बार्गेन कर रहा है, इट्स ओके। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखिए सबका अपना अपना है, मैं क्या बोल सकता हूँ। बोले नहीं सब इतना बोल रहे हैं, आप क्यों ज्यादा बोल रहे हो। तो फिर मैं फिर से उनको बोला ठंडा माथा से, देखिए ये प्राइवेट मैटर है, इसमें कोई गवर्नमेंट कंट्रोल थोड़ी है। कि अगर कोई बोलेगा कि मैं 10,000 में पढ़ाऊंगा, कोई बोलेगा कि मैं 50,000 में पढ़ाऊंगा, कोई बोलेगा मैं 20,000 में पढ़ाऊंगा, सबका अपना अपना है, आप देख लो। अब ये सर्विस है कि कौन कैसा सर्विस देता है, वो अपने सर्विस को उस हिसाब से दाम डिसाइड करता है। कौन सा गवर्नमेंट अगर डिसाइड करता है कि भाई तुम 15,000 से ज्यादा कोचिंग का फीस मत लेना या फिर तुम 50,000 नहीं ले सकते। Yes, sir. ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है। और ऐसा नहीं कि जो मेरे को पूछ रहा था वो भी अनपढ़ गंवार है, पढ़ा लिखा है लेकिन आदत बुरा है। मैंने वो चाह रहा था कि मैं उसको कुछ गाली से बोलूं, ठीक है, लेकिन क्या है ना, शोभा नहीं देता। ठीक है। फिर 2 मिनट बाद मेरे को बोल रहे हैं कि ये फीस क्या एक ही बार में देना है कि इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। तो मैं बोला कि नॉर्मली ये वन टाइम पेमेंट में होता है, आपको ऐसा देना चाहिए। तो मेरे को बोलते हैं कि नहीं बाकी जगह में तो इंस्टॉलमेंट चल रहा है, आप क्यों नहीं देंगे। अब मैं क्या जवाब दूं। मैंने इस तरह से क्यों बात करें। पहले तो तुम जाओ देखो क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, फिर जाके तुम जो भी बोलना है बोलो। लेकिन नहीं, हमको फोन में ही ऐसे बहसबाजी करके पूरा एकदम मार्केट आलू का बाजार बनाना है। मैंने कहने का मतलब है कि हर चीज का जगह होता है। जैसे आलू, आलू वाला चाह के भी आलू का दाम ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि बगल वाला आलू वाला भी सेम आलू बेचेगा। ये सर नो।
बात समझ में आ रही है? तो मेरे मुंह से ना निकलने जा रहा था कि मैम कुछ माफ करिएगा क्योंकि ये आलू का बाजार नहीं है इसलिए तो फिर मैंने बहुत जोर से कंट्रोल किया, ठीक है, क्योंकि ये तो एक तरह के इंसल्ट हो जाता है ना लोगों को। लेकिन अब लोग जब लाइन क्रॉस कर जाते हैं ना 4 बार 5 बार, फिर मेरे को मन करता है बोल दो बोल दो बोल दो, फिर कोशिश करते हैं नहीं नहीं नहीं, ठीक है। बगल से कोई सुनता है नहीं इतना बात क्यों कर रहा है, कुछ भी बक के रख देना। अरे नहीं यार ऐसा नहीं होता, संभाल के बात करना पड़ता है। क्या है ना कि क्या लोगों को हर्ट करने का मेरा राइट नहीं है, लोग कर सकता है। मुझे ना फोन करके सर आपका यहाँ पर कोई नहीं अगर तुमको मेरा टर्म्स कंडीशन पसंद नहीं आ रहा है, सिंपल तुम छोड़ दो। जबरदस्ती हो सकता है कि मैं इतना महंगा बोल दिया, मेरे को अपना प्रोडक्ट का पता ही नहीं मार्केट कैसे चलता है, मैं बहुत ज्यादा महंगा बोल दिया, मेरा मेरा चीज बिकने वाला नहीं है, इट्स ओके। फंसूंगा तो मैं, तुमको इतना क्या परेशानी हो रहा है। अगर मेरा चीज नहीं बिकेगा, मेरा पेट नहीं भरेगा, तुमको क्या जाता है, तुम्हारा पेट तो भरा हुआ रहेगा। जो भी हो चलो, ये सब बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो जो भी हो, तो ये फ्यूचर एग्रीमेंट टू सेल के बारे में आपको मैं एक रियल गवर्नमेंट का स्टेटस बता रहा था कि गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि इस तरह का चीज पूरा दुनिया में फैल जाए। फार्मर अपने प्राइस में नहीं दे सकता है। नहीं दे सकता, बड़ा बड़ा फार्मर ही देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है। वो तो कृष्ण बहुत बड़ा क्या बोलते हाँ मैंने जैसे पंजाब में हरियाणा साइड में कुछ फार्मर्स है, कमर्शियल लैंड हाँ बहुत बड़ा बड़ा फार्मिंग है वो करता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कोशिश कर रहा था कि जो नॉर्मल मार्जिनल फार्मर है वो भी कर पाए। सर कल को हम खेती करके आलू उगा के जाके बेच सकते नहीं अगर तुम छोटा फार्मर हो ना सर, तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट है, तुम अगर चाह के भी करोगे ना तो सरकार तुमको करने नहीं देगा। लोकल स्टेट गवर्नमेंट, क्यों जानते हो? क्योंकि तुम्हारा चाल डाल से वो अपना राजनीति खेलेगा। सपोज तुमने धान उगाया, तुमको पता है कि तुम इसको तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो ठीक है, तेरे को पता है कि चावल का मार्केट इंटरनेशनली कहाँ अच्छा है, तेरे को अच्छा मार्केट मिल गया तो एक्सपोर्ट करने के लिए सोच रहा है। तेरे को देख के और भी किसान लोग तेरे साथ जुड़ जाएगा। और अगर तेरे साथ जुड़ जाता है तो वो लोग ममता बनर्जी या नीतीश कुमार या जो भी अपना स्टेट का पॉलिटिकल नेता हो, उनका ये जो जब मौका मिलता है लोग वो ऐसे आटा चावल फ्री में बांटता है ना, तो ये फ्री वाला काम कहाँ से करेगा ये लोग? हाँ तो नहीं कर पाएगा तो फिर इनका राजनीति खत्म ना। ये लोग तो गरीब को घुस दे के ही राजनीति में टिका रहता है। ये तो गरीब को कभी चाहते नहीं कि ये गरीबी से ऊपर उठे। और तुम्हारे जैसे लोगों से इंस्पायर होके अगर 100 लोग अपना जो गरीबी वाला जो एटीट्यूड है छोड़ देगा, तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा भाई। गोपाल भाई आप कहाँ बेचते हो, इतना पैसा कमा लिए चावल बेच। तुम बिलीव नहीं करोगे, जापान हमसे चावल लेना चाहता है बिकॉज ऑफ आवर राइस क्वालिटी। साउथ अफ्रीका, पूरा अफ्रीकन नेशन हमसे चावल खरीदने के लिए पागल है। इस हिसाब से देखा जाए तो फार्मर लोगों पे करोड़ों का हो जाएगा ऑब्वियसली, लगभग। ऑब्वियसली। अरे मोदी जी भाषण में नहीं बोलता कि भारत पूरा दुनिया को खिला सकता है, तो किस एंगल से बोलता है? इवन इवन अमेरिका भी चाह रहा था कि इंडिया लोगों को खाना खिलाए, लेकिन इतना प्रोटेस्ट चल रहा था कि जो एंटी मोदी कॉन्सेप्ट बन रहा था, और कुछ भी हालत से बीजेपी पॉलिटिक्स भी तो रखना है। बीजेपी अपना जमीन को हटने नहीं देना चाहता था, और बीजेपी चाहता है कि नॉर्थ में भी उसका बने रहे, स्पेशली पंजाब एंड उस साइड में उसका बने रहे, तो फिर लास्ट में अपने पोजीशन से हटना पड़ा उसको। वो तो पूरा कोशिश, वो तो पूरा बिल पास कर दिया। प्रेसिडेंट साइड प्रेसिडेंट, सब प्रेसिडेंट भी रेडी है, प्रेसिडेंट क्यों नहीं करेगा? प्रेसिडेंट तो बीजेपी का ही है एक तरह से, प्रेसिडेंट क्यों नहीं करेगा? ठीक है, प्रेसिडेंट भी कर देगा। कांग्रेस और कांग्रेस सपोर्टेड इवन कनाडा से खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था, करने नहीं देना है, क्योंकि कर देगा किसान जग जाएगा, किसान के पास पैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मुश्किल भी हो सकता था मे बी, अब जब तक कोई पॉलिसी मार्केट में नहीं आता है उसका उसका प्रॉस एंड कॉन्स पता नहीं चलता। रिस्क तो इनको भी था, क्योंकि फर्स्ट टाइम होने वाला था। आजादी के बाद ये कॉन्सेप्ट हुआ ही नहीं है कि किसान को अपने पैरों में खड़ा करने का बेसिक डिमांड सप्लाई गैप कॉन्सेप्ट में ये स्टेप्स कभी लिया ही नहीं गया। किसान को हमेशा दया देके, हाँ भाई तुम किसान हो, हम तुमको दया देते हैं, जाओ। उन्हें किसान भी सोच लिया कि भाई हम तो गरीब किसान हैं। सर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कुछ जगह में, जैसे फार्म बिल बोलना ना। इसको हटा के पास हाँ हाँ, उस पुराना वाला को हटा के, हाँ, लेकिन उसका टर्म्स कंडीशंस को लेकर, काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका। हाँ इसको लेकर बहुत बवाल हुआ।
और अगर उसको पास करा देता ना, शायद पंजाब हरियाणा साइड में कांग्रेस के बीजेपी का सरकार गिर जाता। पंजाब में तो है ही नहीं, हरियाणा में बीजेपी का थोड़ा सा पकड़ है, वो भी शायद ना रहता, ऐसा हालत हो गया था। मारने के लिए रेडी हो गया था। बीजेपी मोदी जी का एक सफर था पंजाब में, बोले आने दे, इस पे इसको उड़ाएंगे, बहुत सिक्योरिटी दिया, फिर भी मोदी गया था। लेकिन रोड ये हर जगह में पूरा एकदम कमांडो करा दिया था उस एक बिल के लिए। अब अच्छा बुरा क्या होता वो तो वक्त बताता। यस सर। लेकिन मैं आपको सिचुएशन बताया, ज्यादा पुराना बात नहीं है, 2020-21 का है, चाहो तो यूट्यूब खोल के भी देख सकते हो। ठीक है, चलो ठीक। ऐसे हर चीज में अपडेट मिल जाएगा आपको। ये फ्यूचर एग्रीमेंट को लेके ही प्रॉब्लम था सर, ये सब अपडेट लेके क्या करेंगे, एग्जाम में थोड़ी पूछेगा। लास्ट दिन हम लोग ये सब पढ़े थे ना सर, यस गुड्स कितना तरह का होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स, है ना। एग्जिस्टिंग भी 3 तरह का गुड्स है, स्पेसिफिक, असर्टेन एंड अनअसर्टेन। थैंक यू सर। एग्जांपल्स भी देखे थे। यस कंटिंजेंट गुड्स आएगा बोलो। चलो, सर। कंटिंजेंट गुड्स माने जो मेरे पास है नहीं पर मेरे पास आ सकता है, अगर आएगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। जो कि यही मतलब है, यही मतलब है, अगर मुझे मिले तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अगर मुझे नहीं मिले तो तुम्हें ना भी मिल सकता है। तो जो गुड्स फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, जो जिस गुड्स का सेल होना, जिस गुड्स का सेल होना किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, किसी फ्यूचर इवेंट के कंडीशंस पे डिपेंड करता है, उस गुड्स को हम लोग कंटिंजेंट गुड्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया था, बड़ी आसान। A agrees to sell B of Picasso's painting provided he is able to purchase it from its present owner। अगर प्रेजेंट ओनर से पिकासो का पेंटिंग मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें बेच सकता हूँ, लेकिन पिकासो का पेंटिंग वो मेरे को देगा, ये तो सब्जेक्ट टू कंडीशन है। क्योंकि पिकासो एक बहुत फेमस पेंटर है ना। फेमस बने मैंने दुनिया में जब पेंटर का नाम लिया जाता है, गैलीलियो गैलीली के बाद, है ना, गैलीलियो गैलीली के बाद अगर किसी पेंटर का नाम लिया जाता है तो पाब्लो पिकासो का नाम लिया जाता है ना। लियोनार्डो दा विंची का नाम लिया जाता है। ओ सॉरी, गैलीलियो बोला सर, लियोनार्डो दा विंची, सॉरी सर, गैलीलियो तो नहीं। ग्रेट पेंटर ऑफ हाँ, लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा, द लास्ट सफर, है ना, ऐसे बहुत सारे ऐसे। और हमारे बंगाल का भी एक बहुत फेमस है सर, उनका नाम है हाँ, जामिनी रॉय। उसको बहुत कुछ पता होगा, वो पेंटिंग करता है। जामिनी रॉय एज वेल एज अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा दादा या भाई होगा। पेंटर ऑफ কি নাম বললে? অঞ্জলি এলা, এলা কি বলছে? এলা ম্যাডাম मैनन। अच्छा, আমি এটা नंदलाल बोस, हाँ नंदलाल बोस का पेंटिंग बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर। मैं जिनके पास भी होता है ना वो छोड़ता नहीं है भाई, बहुत महंगा दाम पे बिकता है। अब पेंटिंग का कदर हम लोग जैसा थोड़ी सब समझ में आएगा, हमारे सामने तो सब क्या बोलते हैं ना, भैंस बराबर, क्या बोलते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। हमारे सामने पेंटिंग रख दूंगा समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जो लोग एग्जीबिशन में जाके पेंटिंग को खरीदते हैं, उनका उस तरह का रुचि बोध होता है, उस तरह का सोच होता है ना। मेरे सामने रख देगा पेंटिंग, हाँ क्या बनाया, घर बनाया, नदी बनाया, क्या है, इसके लिए कौन करोड़ों देगा भाई तुमको। लेकिन लोग सच में खरीदते हैं करोड़ों से पेंटिंग। कभी अगर मौका मिले, इंडियन म्यूजियम में जा सकते हो, वहां पर बहुत, हाँ ठीक है, बाद में देखेंगे। ठीक है, म्यूजियम में तुमको ऐसे बहुत फेमस फेमस पेंटर का पेंटिंग दिखेगा। समझ में आ गया? कॉन्टिंजेंट गुड, द एक्विजिशन ऑफ गुड्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टेन कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, अब भाषा देखो, किताबी भाषा देखो, बोलते हैं द एक्विजिशन ऑफ गुड्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टेन कंटिंजेंसी या अनसर्टेन इवेंट आर कॉल्ड कंटिंजेंट गुड्स। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। Contingent goods also operate as an agreement to sell and not a sale so far as the question of passing of property to the buyers is concerned। यानी प्रॉपर्टी पास होगा कि नहीं होगा ये कंसर्न है, माने चिंता है इसका। क्यों? क्योंकि मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे को ही नहीं पता, मिले तो दूंगा, नहीं तो कैसे दूंगा। इन अदर वर्ड्स लाइक द फ्यूचर गुड्स, जैसे ये भी एक फ्यूचर गुड्स है, इन द केस ऑफ कॉन्टिंजेंट गुड्स आल्सो द प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू द बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब हम लोग इसका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस टाइम पे प्रॉपर्टी पास नहीं होता है सर, क्योंकि प्रॉपर्टी तो मेरे पास ही नहीं है, मैं कैसे पास करूंगा किसी और को। ठीक है, और मेरे पास होगा कि नहीं होगा ये भी एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है।
ठीक है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी अकाउंट्स में पढ़ते हो ना, कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है सर। कंटिंजेंट लाइबिलिटी से फॉर एग्जांपल जैसे मानो मैंने एसी खरीदा और एसी में मेरे को क्यों बहुत लोगों को परेशान करता है, तो मैंने सोचा कि इस एसी का वारंटी करा लेते हैं। ठीक है, तो वारंटी के लिए मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, ठीक है, कंपनी को। तो कंपनी बोला ठीक है 5 साल के अंदर अगर कुछ भी होता है तो हम लोग आपको फ्री में देंगे, इस तरह का बोला। पता नहीं बाद में क्या बोलेगा, बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं होता वो नहीं होता, वो लोग बहुत चोचला करता है। लेकिन 5 साल में मेरा ये खराब होगा इसका क्या गारंटी है, ना भी तो हो सकता है। आप लोगों को एक अच्छा ट्रिक्स बताता हूँ। कोई भी चीज परचेस करने के टाइम पे हम लोग नॉर्मली वारंटी और इस तरह का चीज चेक करते हैं कि कंपनी कितना साल का वारंटी देते हैं। तो एक चीज रिसेंटली मैंने रियलाइज किया कि अगर कोई कंपनी, ये मेरा रियलाइजेशन है, आप लोग भी इस चीज को सोचने का कोशिश करना, कहीं पर लिखा नहीं है, अपना रियलाइजेशन बता रहे हैं। अगर कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट पे लंबा वारंटी देता है, ठीक है, इसका मतलब आप समझ लेना कि कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होगा। क्यों? सेम प्रोडक्ट, एक कंपनी बोल रहे हैं 1 साल का वारंटी, दूसरा कंपनी बोल रहे हैं 5 साल का वारंटी। इसका मतलब वो 5 साल के अंदर कुछ भी होगा, वो रिस्क उठा रहा है ना सर, कि 5 साल में कुछ भी होगा मैं आपको रिप्लेस करूंगा या फिर मैं फ्री में सर्विस दूंगा। तो ये तो रिस्क है, क्योंकि बाद में तो कंपनी को अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा, यस है ना। तो ये जो रिस्क उठाने का ताकत रखता है, इसका मतलब उसके अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है। तो ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि प्रोडक्ट का वारंटी जितना लंबा होगा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होने का चांसेस इतना बढ़ जाता है। और अगर बोलेगा नहीं नहीं 1 साल का वारंटी, इसका मतलब बहुत सिंपल है। आप देख लो भाई, ट्यूबलाइट का वारंटी थोड़ी 5 साल होगा, 1 साल ही होगा। ठीक है, अब 200 रुपए के प्रोडक्ट में 5 साल का वारंटी का क्या मतलब है। लेकिन 200 की जगह अगर 20,000 का प्रोडक्ट है, एक 40,000 का प्रोडक्ट है, हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि भाई कम से कम 5 साल तो जाए। लेकिन उसमें भी अगर कोई बोलता है नहीं 1 साल का वारंटी है, मतलब चिंता है, क्वालिटी पे चिंता है। एम आई राइट सर? यस सर। ये आप लोग सोचिएगा अब अपकमिंग परचेस करने के टाइम पे। हाँ, अब जो लोग और भी एक चीज बता देते हैं, जो वारंटी ज्यादा मांगता है, मैंने ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाता है, उसका प्रोडक्ट का दाम भी ज्यादा होता है। नॉर्मल कंपनी अगर प्रोडक्ट पे बोल रहे कि मैं 20,000 में दे दूंगा, वही प्रोडक्ट जो वारंटी दे रहे बोलेगा 30,000 में दूंगा, और तुमसे 10,000 एक्स्ट्रा मांग ही लेगा ड्यू टू क्वालिटी। और अगर खराब हुआ तो कंपनी का कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, खराब होगा तो ठीक करेगा, खराब नहीं होगा तो क्यों ठीक करेगा, समझे कि नहीं। यस सर। ठीक है, ये सब कनेक्टेड पॉइंट्स है इसलिए बोल दिया। ये ऑनलाइन में तुम लोगों को समझ में आ रहा है रे? अंकिता, अभिजीत, मानसी, नील, शतांशी, बोलो सर। নীল का क्या हो गया? ये সবাই বুঝতে পারছে? ओके सर। अच्छा, अब बात करेंगे सर डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी इट्स फॉर्म्स एंड डेरिवेटिव्स। बाप रे, डेरिवेटिव, मैथमेटिकल डेरिवेटिव। देखो सर देखो, हे तू गप्पे मार रहा है, गप्पे मार रहा है, ऐसा लग रहा है तेरा सर झुका हुआ है, सर उठा के एक बार बैठ। हाँ सीधा बैठ। Delivery means voluntary transfer of positions from one person to another. Section 2, subsection 2। सर सेक्शन याद रखना पड़ता है एग्जाम टाइम के लिए। प्रोफेशनल बनना है तो सेक्शन को साथ में लेकर चलना है, सेक्शन को छोड़ के नहीं। प्रोफेशनल बनना है तो सेक्शन को साथ में लेके चलना है। देखो भाई, अपने आप को भीड़ से अगर अलग चाहते हो तो कुछ तो खास आपको आना चाहिए। और आप बोलोगे नहीं भाई हम भीड़ के साथ ही रहना चाहते हैं, तो रहो, कौन मना करता है ना। सबको सबको पसंद है कि हमारा स्टेटस अलग हो बाकी से, मेरा गाड़ी अलग हो। हाँ, हर किसी को पसंद है मैं जो ड्रेस पहना वो बाकी सबसे अलग लगता है ना सर। तो अगर ड्रेस के टाइम पे लगता है, मानो कभी ऐसा होता है कि तुम जो ड्रेस पहने निकले हो और तुम जिस रिक्शा में बैठे हो रिक्शा वाला भी वही टी शर्ट पहने तुम्हारे साथ चढ़ा है, तुमको कैसा फील होता है?
खराब लगता है ना सर, कि मैंने जो पहना रिक्शा वाला भी वही पहना, ठीक है, तो कुछ अलग करो ताकि रिक्शा वाला ना खरीद पाए। एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं एक टी शर्ट खरीद के पहना था धर्मतला के फुटपाथ से, ठीक है, तो इसके बाद बस में चढ़ा, जो कंडक्टर टिकट काट रहे सेम टी शर्ट पहन के आगे बोल रहे भैया टिकट, बोला भाई जो मेरा है वही तेरा है, क्या खास कर लिया। ऐसे मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी ऐसा ही हो जाता है, इंसान है ना, हो जाता है। वो अगर अपने आप को सोचता है कि मैं खास हूँ, लेकिन खास होने के लिए कुछ खास करना पड़ता है, ये बात वो भूल जाता है। राजकुमार राव को जानते हो ना, वो भी करता है बॉलीवुड में। हाँ, तो वो शाहरुख खान का बहुत बड़ा वो मैंने वो शाहरुख खान को अपना आइडल मानता है, राजकुमार राव। तो उसने उसका रिसेंटली एक खबर निकला। हाँ, क्या खरीदा उसने? ये प्लास्टिक सर्जरी का खबर मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो खबर है कमर्शियल खबर होता है मेरे पास, ठीक है, जहाँ पर पैसा वाला बात हो, लेन देन वाला बात हो। उसने एक फ्लैट खरीदा अपना घर, ठीक है, बॉम्बे में। जैसे बॉम्बे में अपना घर कौन ही खरीद सकता है, बहुत कम लोग खरीद सकते हैं। फ्लैट खरीदा 44 करोड़ से, 44 करोड़ का घर खरीदा उसने, और उसने उसके वाइफ ने मिलके। किससे खरीदा? जानवी कपूर से, और श्रीदेवी का बेटी है ना सर, उससे खरीदा। अरे श्रीदेवी लोगों का तो पुराना पैसा है, और जानवी भी ऐसे मॉडलिंग करता है, अच्छा पैसा होगा, या फिर माँ ने खरीद के दिया होगा, जो भी हो। लेकिन घर जो था वो नाम पे तो जानवी का था, तो जानवी के घर इसने परचेस किया 44 करोड़ पे। फर्स्ट टाइम घर खरीदा, वो भी मुंबई में, और भी लैविश। 3,500 स्क्वायर फीट का घर है, अप्रॉक्स 44 करोड़। तो घर खरीदने के बाद उसको बहुत चुभ रहा है, इतना खर्चा हो गया। तो फिर वो अपना शाहरुख खान का एक, उसने सलाह दिया था शाहरुख खान ने इसको, राजकुमार राव को। वही बात उसने इंटरव्यू में बोल रहा था कि शाहरुख भाई ने मेरे को बोला था कि भाई जब भी जिंदगी में घर खरीदना ना, जब भी जिंदगी में घर खरीदना, अपने औकात से थोड़ा ज्यादा ही खरीदना। क्यों? क्योंकि अगर तुम अपने औकात से ज्यादा खरीदोगे तो मेहनत ज्यादा करो, क्योंकि उस घर को मेंटेन करने के लिए, है ना, उस घर का इज्जत बना के रखने के लिए तुमको मेहनत करना ही पड़ेगा। ये शाहरुख खान का फिलोसॉफी है, मेरे को फिलोसॉफी अच्छा लगा। और राजकुमार राव भी वही फिलोसॉफी के ऊपर, हो सकता है वो अगर एक 20 करोड़ का घर लेता तो शायद उसके लिए सूटेबल होता, लेकिन उसने डबल दाम का घर ले लिया, ठीक है, 44 करोड़, मैंने पूरा डबल में चला गया। तो अपने औकात से ज्यादा लिया। अब औकात से ज्यादा लिया तो मेहनत भी औकात से ज्यादा करना पड़ेगा, चैलेंजिंग। अगर जिंदगी में थोड़ा चैलेंज नहीं लिए तो फिर क्या बने हुए यार। बात पे दम है ना? आप लोग सोच, हाँ, अब अपने अपने हिसाब से सोच लीजिएगा, पसंद हो तो ठीक है, ना पसंद हो भी ठीक है, सबका अपना अपना फिलोसफी होता है। चलो, लेकिन वही खास, ठीक है, बॉलीवुड का बादशाह। चलो, एसी का पंखा बंद कर दे, बेस्ट है। पंखा बंद कर देना, उठो उठो थोड़ा, उठो ना, कोई भी। ए सुमित, बंद कर देना पंखा, दोनों ही बंद कर दे। हाँ, इधर रहेगा, उधर वाला चलेगा? क्यों, ठंडा तो हो गया रूम, बैठना, इतना भी दिक्कत नहीं करेगा। ए, इधर वाला लाइट जानबूझ के बंद किया? लाइट लाइट, ओ, प्रॉब्लम हो रही है? वो तो जानबूझ के हमेशा करता है, ठीक है, कोई इशू नहीं। डिलीवरी मीन से वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे अभी जो आपको जो बोल रहा था कि जानवी कपूर ने अपना घर किसको दे दिया, डिलीवरी कर दिया राजकुमार राव को, एग्जाम्पल भी आ गया। चलो, एज ए जनरल रूल डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशंस ऑफ द बायर। जो खरीदार है उसके पोजीशंस पे गुड्स आ जाएगा, और एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। अच्छा, जो ओरिजिनल बायर है उसको भी मिल सकता है, या फिर अगर बायर ने अपने एजेंट को रखा कि भाई मैं नहीं खरीद ले सकता, रिसीव नहीं कर सकता, मेरे बदले में कोई भी और ले लेगा। जैसे सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, सपोज आप फ्लिपकार्ट अमेजन से कुछ परचेस करते हो, और आप घर पे नहीं हो, तो अमेजन वाले वापस चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बार आपको कॉल करता है, कॉल करके पूछते हैं
मैडम देखिए ना, आपके किसी के पास अगर मैं दे सकता हूँ तो दे के चले जाओ, तो फिर आपको भी पता है कि ये लोग भी पूछेगा, तो मैं एजेंट फिट करके आता हूँ। तो जब आप घर से निकलोगे, अपने घर के पड़ोस में जो रहते हैं या फिर फ्लैट के दूसरी जगह में अगर कोई रहता है, उनको बोल दीजिएगा, अगर अच्छा रिलेशन हो तो। ऐसे शहर में बहुत मुश्किल ही होता है। अपना फिजिकल रिजल्ट हम जो मेरा घर पीछे जो शॉप है उनको उसको बोला था। delivery दी बात। चलो, एजेंट फिट करके आ गए। एजेंट गोपाल या गोपाल, अच्छा गोपाल, गोपाल से एजेंट, अच्छा गोपाल से एजेंट, ठीक है। एजेंट गोपाल नहीं, गोपाल से एजेंट। नहीं, वो मेरे को बॉलीवुड मूवी एक नाम था क्या, एजेंट विनोद बोल के था। हाँ हाँ और उससे देखा, तुम लोग सब कनेक्ट कर लेते हो। गाना सुना कौन सा वाला गाना? वो कहते हैं खुदा ने इस जहां पे सभी के लिए किसी ना किसी को बनाया, हर किसी के लिए, सही ना? ऐसे ही था ना गाना का लाइन, सही बोला? नहीं, मैं सुनता हूँ सब कुछ, लेकिन वो स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है मेरे से, क्या बोलने जाता हूँ क्या हो जाता है। अच्छा, समझ गए डिलीवरी? अच्छा, फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी, फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ डिलीवरी फॉर ट्रांसफर ऑफ पोजीशंस। डिलीवरी ऑफ गुड्स में तीन तरह का डिलीवरी हो सकता है, एक्चुअल, कॉन्स्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक, ठीक है। एक्चुअल, कॉन्स्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी कैसे होगा? एक्चुअल डिलीवरी कैसे होगा? देखो सर, एक्चुअल डिलीवरी कैसे होगा, व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर, ठीक है, फिजिकली डिलीवर हो रहा है मेरा गुड्स, किसी और को मैं फिजिकली डिलीवर कर रहा हूँ। एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द सेलर ट्रांसफर द फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स टू द बायर। मैंने इतना देर तक वो सेलर के दुकान पे था, अब सेलर के दुकान से बायर के घर पे चला गया, तो एक्चुअली जो होता है नॉर्मली। और फिर थर्ड पर्सन, अच्छा थर्ड पर्सन जैसे वो एजेंट का बात कर रहा था, अगर किसी थर्ड पर्सन को भी देके आता है तो भी चलेगा, ठीक है, जो ऑथराइज टू होल्ड हो, माने ऐसे किसी अरे गरे नथु करे को नहीं, ठीक है, जो ऑथराइज्ड हो उस चीज को लेने के लिए, टू होल्ड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिलीवरी। इसमें कोई अलग बात नहीं है, तो वेरी सिंपल। पॉइंट 2 में बोलते हैं सर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। हाँ तो घूमिए नहीं तो। Constructive delivery, when transfer of goods is effected without any change in the custody or actual possessions of things, as in the case of delivery by atonement or acknowledgement, where a warehouseman holding the goods of A agrees to hold them on behalf of B at A's request. Constructive delivery का क्या मतलब हो गया? Say for example, जैसे यहाँ पर एक warehousman का example दिया, warehousman holding the goods of A agrees to hold them on behalf of B. क्या हुआ सबका नेटवर्क इश्यूज हो रहा है? मैंने ए के रिक्वेस्ट पे, ए के रिक्वेस्ट पे वेयर हाउस बैंक बोल रहे हैं कि बी का जो प्रोडक्ट है उसको होल्ड करो। डिलीवरी हो चुका है, लेकिन गोडाउन से अभी तक माल निकला नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको डिलीवरी मान सकते हैं कि तुम गोडाउन पे रखो, तुम उसको गोडाउन पे ही रखो, डिलीवरी नहीं हुआ, एक्चुअली डिलीवरी नहीं हुआ। सपोज तेरे गोडाउन में कोई सामान है, तेरे को, तूने मेरे को बेच दिया, ठीक है, तू मेरे को बेच दिया, जो उसका, मानो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान की स्नेहाशीष का गोडाउन है, वो गोडाउन का ही रेंट देने का काम करता है, गोडाउन, उसके गोडाउन पे तेरा सामान था, तू मेरे को बेचा, ठीक है, मैं तेरे को पैसा दे दिया। अब इसमें नॉर्मली जब नॉर्मल डिलीवरी होता है वो गुड्स मेरे घर पे आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया। मैंने, तूने मेरे को बोला कि ठीक है तुम खरीद लो मेरे से, लेकिन अब गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है वो स्नैक्स के पास है, लेकिन तेरा काम खत्म, तेरा काम खत्म है, तू मेरे को बेच दिया ना, अब तेरे रिक्वेस्ट पे वो अभी मेरे साथ डील करेगा, अब मैं उसके पास जाके सामान लेके आऊंगा उसके गोडाउन पे, लेकिन एक्चुअली तेरे मेरे बीच पे सेल हुआ था, लेकिन इसमें गोडाउन पे जो माल अभी भी पड़ा हुआ है वो स्नैक्स के गोडाउन में अभी भी पड़ा हुआ है, जो मेरे पास अभी तक नहीं आया, लेकिन जब उसने मेरे को सेल किया था तो डिलीवरी होना जरूरी है, तो डिलीवरी एक्चुअली हो चुका था, जिसको कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलेंगे। ऐसा होता है? यस सर, बिल्कुल ऐसा तो ऐसा होता है,
ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, where a warehousman holding the goods of A agrees to hold them on behalf of B at A's request, kind of that. ठीक है, मैंने एक्चुअली गोडाउन से गोडाउन ट्रांसफर होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफर यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ, फिर भी हम इसको कॉन्स्ट्रक्टेड डिलीवरी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक माल था मिस्टर गोपाल के नाम पे, अब गोपाल से प्रोडक्ट चला गया मिस्टर पी के नाम पे, इस तरह से। Constructed delivery takes place when a person in possession of the goods belonging to the sellers acknowledge to the buyer that he hold the goods on buyer's behalf. Acknowledge करना पड़ेगा, मैंने जो वेयर हाउस मैन है वो भी एक एक्नॉलेज करेगा कि हाँ अभी इतना दिन तक मैं गुड्स होल्ड कर रहा था गोपाल जी के नाम पे, अब मैं होल्ड करता हूँ प्रलय जी के नाम पे। तो खुद ही खुद को कौन जी बोलता है, छोड़ो सर, समझा कर। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, आया सर। सिंबॉलिक, तो ये था सिंबॉलिक, फैक्चुअल हो गया, कंस्ट्रक्टिव हो गया, अब कहाँ जा रहे हैं, सिंबॉलिक समझने। When there is a delivery of a thing in token of a transfer of something else, that is delivery of goods in the course of transit may be made by handing over documents of title to goods like bill of lading, railway receipt, or delivery order, or the key of a warehouse containing the goods is handed over to the buyer. Where actual delivery is not possible, there may be delivery of the means of getting possession of the goods. इसका क्या मतलब होता है, सिंबॉलिक समझने का कोशिश करना। अब लोग कभी कोई भी फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच देखे हो, मैच तो देखते हो, मैच के बाद बात सुना कर, मैं मेरे को पता है मैच देखते हो, मैच के बाद एक सेरेमनी होता है, अवार्ड सेरेमनी, हाँ, क्लोजिंग सेरेमनी होता है ना, अवार्ड सेरेमनी, जिसमें मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, ये सब चलता रहता है, कभी देखो ये सब, हाँ, थोड़ा सा देखते हो। मैक्सिमम लोग तो टीवी बंद कर देता है, लेकिन मैं तो वो बक 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 सुनता था बचपन में। ठीक है, क्या बोल रहा है, ठीक है, वो ट्रॉफी जीतने के बाद वो उसका फीलिंग्स बोलता है, हाउ वाज द पिच, पाकिस्तान का लोगो सबसे मेरे को अच्छा लगता था। ठीक है, बॉयज प्लेड वेल इंशाल्लाह, हाँ, जब वो लोग मैक्सिमम, ठीक है, बॉयज वो लोगों का इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, हाँ, बॉयज प्लेड वेल, पिच 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 वेर गुड, हाँ, इंशाल्लाह एवरीथिंग गोज फाइन, इंशाल्लाह 4 बार इंशाल्लाह बोलेगा। ठीक है, एंड एक्चुअली वो लोग जो भी पूछता है, ऐसे उन लोगों की एक आदत है इंशाल्लाह बोलने का, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मैं इंशाल्लाह पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो लोग, मैंने बेसिकली उन लोग एक चीज उन लोगों का कॉमन रहता है, वो है कि बॉयज प्लेइंग गुड, ठीक है, पिचेस वेर गुड, ठीक है, नालेबुल में बॉयज डोंट प्ले गुड, बस इतना सा। तो मैं सबका सुनता था कि पाकिस्तानी लोग क्या बोल रहे हैं, इंडियंस लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसे मैक्सिमम इंडियन कैप्टन का इंग्लिश ज्यादातर केस में सभी का अच्छा रहा है अभी तक, एक्सेप्ट मोस्ट प्रोबेबली अजहरुद्दीन जब कैप्टन था, उसका इंग्लिश उस टाइम पे थोड़ा सा वीक लगता था मेरे को, बाकी सचिन का इंग्लिश सही था, सौरभ गांगुली तो बहुत ही बेहतर बोलता था, कमेंटेटर से वो ज्यादा अच्छा बोलता था। ठीक है, धोनी का इंग्लिश भी काफी अच्छा था कंपेरेटिवली, धोनी का जवाब देने का स्टाइल बहुत गजब था, माने वो एकदम फाड़ू बोलता था, ठीक है, जो भी पूछेगा, जो भी मैं सुनता था, तो चलो वो अलग बात है। द पॉइंट इज दैट कि उस टाइम पे किसी को मैन ऑफ द मैच मिलता था तो गाड़ी देता था, तो क्या उसको गाड़ी लाके नहीं देता था, गाड़ी का चाबी देता है, गाड़ी, वो अलग बात है, लेकिन वही वाला गाड़ी थोड़ी ना दिया जाएगा, हो सकता है कि दूसरा गाड़ी उसको घर पे डिलीवरी, वो गाड़ी तो सिंबॉलिक है। मैं बेसिकली बोलना चाह रहा हूँ कि आपको जो गाड़ी का चाबी दे रहा है वो चाबी सिंबॉलिक डिलीवरी है, जिसको चाबी मिला गाड़ी उसका, समझे कि नहीं। तो ये एक सिंबॉलिक डिलीवरी का एग्जांपल आप थोड़ा फनी वे में याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी देखो उसी तरह का बोला है कि जब कोई चीज का डिलीवरी हो रहा है, जब किसी चीज का डिलीवरी हो रहा है, तो उस डिलीवरी के टाइम पे मैंने ओरिजिनल गुड्स डिलीवरी नहीं होता। सपोज तुमने मेरे से कोई भी सामान खरीदा, लेकिन मैं तुमको सामान नहीं दिया, तुमको सामान लेने का बिल दिया, से फॉर एग्जाम्पल से कोई गुड्स कोलकाता आने वाला है, अब गुड्स कोलकाता आएगा, लेकिन इससे पहले गुड्स का जो रिसिपेंट का टाइटल होता है, टाइटल जैसे कि यहाँ पर क्या बोला, बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ लैडिंग पोर्ट पे चलता है, कहाँ चलता है, पोर्ट में। पढ़े हो कभी बिल ऑफ लैडिंग के बारे में, बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया जाता था, यस सर, बिल ऑफ लैडिंग एयरपोर्ट में या शिप पोर्ट में, ठीक है, बिल ऑफ लैडिंग होता है, चला नहीं होता है, जैसे गुड सेल होता है, सपोज मुंबई से कोई प्रोडक्ट जहाज करके या एयरपोर्ट के थ्रू से आ रहा है, तो जो बंदा तुमको सेल किया है ना, बायर को, वो कुरियर करके या स्पीड पोस्ट करके या ईमेल करके वो बिल ऑफ लैडिंग इधर भेज देता है, फिर जिसके पास बिल ऑफ लैडिंग होता है वही एयरपोर्ट से जाके वो उसको कलेक्ट करता है, जिसके पास होगा वही कलेक्ट करेगा। यस सर,
एक फिर कोई नोटिस मतलब नोटिस नहीं, सिंपल चलान है, चलान जैसे इनवॉइस होता है ना, हाँ, वैसे ही है, लेकिन उसको बिल ऑफ लैडिंग बोलता है। 11th क्लास में से क्वेश्चन भी पूछता है एमसीक्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लेडिंग का जो बिल है उसको इशू कौन करता है? तो वो शिप जो सेलर है और जो शिप के थ्रू से आते हैं वो शिप इशू करता है, Yes. ठीक है। फिर जिसके पास वो चीज होगा वही उसको रिसीव करेगा। तो यहाँ पर आपको समझने वाला चीज ये है कि बिल ऑफ लैडिंग आपके पास होने से एक्चुअली डिलीवरी आपको हो चुका है। अब अगर आपके पास बिल ऑफ लैडिंग आ गया ना, अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपका, मैंने बायर का। अब आगे आगे ये सब पॉइंट और भी आएगा कि किसके पास क्या पहुंच जाने से किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, तो मैटर ऑफ कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। तो फिलहाल छोटा छोटा पॉइंट को समझो, फिर जाके कॉम्प्लेक्स पॉइंट में भी बात करेंगे। तो बिल ऑफ लैडिंग, रेलवे रिसिप्ट, डिलीवरी ऑर्डर्स, ठीक है, कि हाँ डिलीवरी किया उसका ऑर्डर, ठीक है। और द की ऑफ ए वेयर हाउस कॉन्टेनिंग द गुड्स, माने वेयर हाउस नहीं दे रहा है आपको, वेयर हाउस का गुड्स नहीं दे रहा है, जिस वेयर हाउस के अंदर आपका गुड्स है उसका चाबी दे रहा है आपको, ठीक है। तो चाबी डिलीवरी करना भी सिंबॉलिक डिलीवरी माना जाएगा कि चाबी तो आपको दे दिया गया। ऐसे फ्लैट खरीदने के टाइम पे, ऐसे फ्लैट तो सेल ऑफ गुड्स में नहीं आता, इसलिए मैं फ्लैट का एग्जांपल डायरेक्टली नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी अगर मानो आपने किसी के पास से कोई फ्लैट खरीद रहे हो तो आपको थोड़ी ना ऐसे आगे ये लोग फ्लैट बोल के थोड़ी देता है, हाँ। फ्लैट का चाबी तो देता है। तो क्या उसने आपको चाबी डिलीवरी किया कि फ्लैट डिलीवरी किया? एक्चुअली तो फ्लैट डिलीवरी किया, लेकिन चाबी क्या हो गया, सिंबॉलिक। ऐसा करता है, लीजिए सर आपका फ्लैट खरीद। कितना अच्छा होता है ना, हाँ, कि फ्लैट ऐसे उठा के, हनुमान जी जैसे पहाड़ उठाया था ऐसे उठा के आपको दे देगा, आपका फ्लैट सर रेडी हो गया। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, हाँ। समझ में आ रहा होगा? अरे अंडरस्टैंडिंग हो रहा है ना? बोलो सर। अगर गलत दिया है तो फिर मार्क्स मिल जाएगा। कुछ नहीं लिखना है, तुम लिखो कि तुमको लग रहा है गलत। ठीक है, तुम वहां पर लिख दो कि सर मैम मेरे को गलत लग रहा है, बस इतना लिख लो, बाकी मैम चेक कर ले। सिंबॉलिक डिलीवरी क्लियर है सर? Yes. Goods are said to be in deliverable state when they are in such a condition that the buyer would, under the contract, be bound to take delivery of them. माने हम उसी चीज को, माने अगर वही चीज डिलीवरी हो रहा है तो उसका डिलीवरी रिसीव भी होगा। सेक्शन 2(3) बोलते हैं, जैसे यहाँ पर बोलते हैं कि when A contracts to sell timber and make bundles thereof, the goods will be in a deliverable state after A has put the goods in such a condition. डिलीवरेबल स्टेट, जैसे यहाँ पर टिम्बर का बात हो रहा है, सपोज टिम्बर कैसे बनता है? टिम्बर पहले जंगल को काटा जाता है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, जंगल को काटने के लिए ना भी कुछ तरीका होता है, ऐसा नहीं कि चलो भाई जंगल है जाके ऐसे, क्या बोलते हैं इसको, ओ जैसे वो यूपी में क्या चलाते हैं, बुलडोजर चलाते हैं ना बाबा, यानी योगी बाबा बुलडोजर चलाते हैं। तो आपको जंगल काटना है, बुलडोजर लेके जंगल में घुस गए, जितना लकड़ी काटा वो आपका, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल केस में अगर आपको लीगली टिम्बर काटना हो, सर आपको बहुत पता है टिम्बर के बारे में? हाँ सर, मेरे को पता इसलिए है क्योंकि मेरा पापा ये काम करता है, ठीक है। तो मैं बचपन से इस चीज को देखा हूँ। तो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट एरिया में पहले जाके सरकार सरकार क्या करता है, गवर्नमेंट ही काटता है। गवर्नमेंट काट के उसमें, जब भी गवर्नमेंट उसको काटने का सोचता है ना, जब वो ट्री मैच्योर होता है, ये कमर्शियल ट्री होता है, ऐसा नहीं कि जो नेचुरली बड़ा हुआ ट्री होता है ना उसको गवर्नमेंट नहीं काट सकता, और रिजर्व फॉरेस्ट का ट्री तो बिल्कुल नहीं काट सकता, ठीक है। कॉमर्शियल प्लांटेशन होता है, जो मोटा मोटी 10-15 साल में पेड़ बड़ा हो जाता है, उसके बाद उस ट्रीज को क्या किया जाता है, काटने के लिए गवर्नमेंट का टेंडर होता है। फिर एक पर्टिकुलर पार्टी आके उसको काटने से पहले ना टिम्बर पे टिक मारता है, ऐसा करके कि ये सब काटा जाएगा। तो जैसे ही उसमें टिक मार देता है ना, काटा जाएगा, और टिम्बर नहीं है, मतलब बेसिकली और पेड़ नहीं है, वो टिम्बर में बदल गया, लेकिन वो डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल, सपोज से फॉर एग्जाम्पल कि एक फॉरेस्ट है, कमर्शियल फॉरेस्ट है, जिसको किसी ने मेरे को बेचा, और मैंने गया और मैं जाके देखा कि सारा टिक किया हुआ है, अब बस काटने का देरी है, काटा नहीं है अभी तक, पेड़ अभी भी वैसा ही खड़ा है, ठीक है। लेकिन वो मैंने खरीद लिया, पेमेंट भी कर दिया, लेकिन क्या वो डिलीवरेबल स्टेट पे है? वो तो अभी भी खड़ा है, मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो टिम्बर हो चुका है, वो गुड्स हो चुका है, क्योंकि जैसे ही उसका हमने टिक मार दिया ना, वो गुड्स हो चुका है, वो और नेचुरल हालत में नहीं है, वो गुड्स हो चुका है।
अब लेकिन उसको डिलीवरेबल स्टेट पे करने के लिए उसको ऐसे करके बंडल करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, फिर बंडल करके उसको रखना पड़ेगा, फिर जाके वो डिलीवरेबल हालत में आएगा। उस चीज के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टिम्बर का बात बोल। So when a contract to sell timber and make bundles thereof, the goods will be in a deliverable state. ठीक है, जैसे मानो तुम दुकान में कुछ चीजें ऑर्डर किए हो, सपोज ग्रोसरी स्टोर में जाओ, चलो टिम्बर वगैरह आप लोगों के माथा के ऊपर से जाता है कि क्या होता है, हम तो अपने हिसाब से बोल देता है। सर आपके पापा करता है तो मेरा पापा भी करेगा, जरूरी है क्या? लेकिन ग्रोसरी के दुकान में तो मोटा मोटी सब कुछ जाता है। अब मानो तुम ग्रोसरी दुकान में जाके एक लिस्ट या जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं फर्दो दे के आ गया, ठीक है? फर्दो समझते हो? क्या समझते हैं? लीस्ट लीस्ट, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं फर्दो। ऐसे लंबा पेज में होता है ना, हाँ, चीनी 1 kg, आटा 2 kg, ऐसे करके लिख के जाते हैं ना, ठीक है। इसको हम लोग बंगाली में यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं फर्दो, ठीक है। क्यों बोलते हैं मत पूछना, लोकल लैंग्वेज, ठीक है। हम लोग का ही आदत है बोलने का। दुकान में जाके सपोज जान पहचान वाला होता है, ए लड्डूदा ये सब दे देना, ठीक है, ये काका ये दे देना, भर देना, ठीक है। अब तुम मानो 1 घंटा पहले, मेरे को बचपन में ऐसा घर पे आदत था, मेरे को ना जब भी मैं खेलने निकलता था शाम को, तो मेरे को माँ बोलता था बाबा ये सब लेके आना है, ठीक है। तो मैं तो अभी खेलने जा रहा हूँ, नहीं ले सकता। तो मैं बोला आप लिख के रखो, मेरे को दे दो, मैं जब खेलने जाऊंगा दुकान खुला रहेगा तो दे दूंगा, और आने के टाइम पे लेके आ जाऊंगा, ठीक है। मेरा सिंपल सिस्टम था, क्योंकि मैं ये इस फर्दों के लिए मैं अपना खेल बर्बाद नहीं कर सकता। तो मैं ज्यादातर केस में क्या होता था, मैं जब खेलने जा रहा था दुकान उसी टाइम पे खोलता था, यार नहीं खोलता था ना, मैं उसके घर पे जाके फोटो देके आ जाता था, मैं बोले तुम इसको भर के रखना। लेकिन वो इतना बदमाश था, बच्चा है, बात नहीं सुनता था। मैं जब वापस आता था वो उसको थलिया में रेडी करके नहीं रखता था, इसका मतलब उसको डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं रखता था। तो डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं रखेगा तो उसका डिलीवरी कैसे होगा? चीनी अभी भी बोरा में है, चीनी अभी बोरा से निकलेगा, वजन होगा, फिर ना डिलीवरेबल स्टेट पे आएगा, उसमें गार्डर लगेगा, फिर ऐसे करके तुम्हारे सामने रखेगा, 1 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 4 किलो मसूर दाल, जो भी तुम लेते हो। अब जब जब मैं खेल से वापस आता था उसके बाद तो ट्यूशन होता है ना नॉर्मली। अब ट्यूशन टाइम पे मैं ट्यूशन के लिए वेट करूँ कि उसके फोटो का लिस्ट के लिए वेट करूँ? इधर घर जाऊंगा, माँ बोलेगा फिर घर पे रात को खाना नहीं बनेगा, तो फिर आप क्या करें सोचो। फिर कभी कभी तो डांट पड़ जाता था, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता था कि घर पे आटा नहीं पहुंचता था, फिर मैं जाके जल्दी करो, मैं बोलता था मैं क्या घुस जाऊँ अंदर, मैं ले लेता हूँ। तो मैं ऐसा बोलता था, अरे भाई को ऐसा करने से थोड़ी होता है। मैं बोले मैं तुम्हारा पहला कस्टमर था इस वक्त का, तुमको घर पे जाके देख के आया, तो मेरा बात क्यों नहीं सुना? लेकिन तो बोलता था भूल गया, मैं बोले, भूलने से नहीं होगा अगली बार से। लेकिन सर ये सब डिलीवरेबल स्टेट समझ गए सर? हाँ, देखो ग्रोसरी समझ में आ गया। टिम्बर बोल रहा था, अरे क्या टिक मारता है, कौन से पेड़ में टिक मारता है? चलो कोई बात नहीं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, टाइटल टू गुड्स इंक्लूड, ये तो अभी अभी बोला ना आप लोगों को, इंक्लूड बिल ऑफ लैंडिंग, डॉक वारंट, ठीक है। डॉक वारंट बेसिकली शिप पोर्ट में होगा, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वेयर फिंगर, ठीक है, ऐसे इसको वेयर फिंगर बोलते कि क्या ऐसे बोलते हैं? ये WHAR ना प्रोनाउंस प्रॉपरली नहीं होता, इसको ये क्या प्रोनाउंस करता है, ऐसे करके वेयर फिंगर ऐसे करके, ये WHAR का प्रोनाउंस नहीं करते, साइलेंट रहता है। हाँ वाह फिंगर ऐसे करके बोलते हैं, आर साइलेंट रहता है। हाँ वाह फिंगर बोलते हैं ना, हाँ। क्या देने का जरूरत क्या था फिर? फिर HAR दिया क्यों? छोड़ो फिर, ऑक्सफोर्ड को जाके पूछना होगा, ठीक है। वाह फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कंपनी यूज करता है, DTDC वाले। सपोज कोई प्रोडक्ट यूएसए से आ रहा है, अब पहले यूएसए से निकला जहाज से, न्यूयॉर्क पोर्ट से, ठीक है, या फिर पोर्ट में आने से पहले पहले वहां का छोटा गाड़ी में आया होगा, फिर पोर्ट में घुसा, फिर पोर्ट से मानो न्यूयॉर्क पोर्ट से मुंबई पोर्ट तक आया, फिर मुंबई पोर्ट से कोई छोटा गाड़ी करके मुंबई एयरपोर्ट में लाया गया, फिर मुंबई एयरपोर्ट से कोलकाता एयरपोर्ट में बाय फ्लाइट आया, फिर फ्लाइट से निकल के कोई ट्रक भर के फिर गोडाउन तरफ गया। क्या हो गया सर? मल्टी, समझ रहे सर? तो मल्टी मॉडल डॉक्यूमेंट भी होता है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कंपनी, जो कंपनी, देखो ट्रांसपोर्ट कंपनी और लॉजिस्टिक कंपनी में फर्क क्या होता है? ट्रांसपोर्ट कंपनी सर, ट्रांसपोर्ट का सर्विस देता है आप लोगों वो को। किसी एक तरह का ही ट्रांसपोर्टिंग करता है, मैं से फॉर एग्जाम्पल सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट ही करता है,
तो वो हो जाता है ट्रांसपोर्ट। लॉजिस्टिक क्या होगा, वो उसका मल्टी मोड रहेगा, मैंने एकदम मानो न्यूयॉर्क से लेके कोलकाता तक आने का जो भी उपाय होगा वो पूरा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक कंपनीज एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज। याद रहेगा। अब किसी का ट्रांसपोर्ट रहेगा और वो अगर बोले कि मेरा लॉजिस्टिक है तो उनको पूछना, क्योंकि लोग ना स्टाइल के लिए बोलता है आई एम इन द लॉजिस्टिक सेक्टर्स। अगला सोचेगा बड़ा बात है, फिर पता चला ट्रक का काम है, ठीक है, एयरपोर्ट से सामान हावड़ा स्टेशन पहुंचाता है, हावड़ा स्टेशन से सामान सियालदह स्टेशन पहुंचाता है, उसको लॉजिस्टिक बोल दिया। सावधान, ठीक है। आजकल ना भाषा का इतना मिसयूज होता है, लोगों को बहुत गुमराह किया जाता है भाषा से, तो बहुत सावधान। पर्पस ऑफ थॉट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है जानते हो, बेटी के शादी में, ठीक है। लड़की का शादी फिक्स होता है, लड़का क्या करता है, और लड़का लोग तो क्या करता है उसका मानो कि थोड़ा बहुत इधर उधर है, ठीक है, बस चालू हो जाएगा। क्या बोलने से शादी, एक बार शादी हो जाए इंडियन समाज में और कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, काइंड ऑफ दैट। लेकिन अगर लड़की निकला थोड़ा अलग टाइप का, विद्रोही टाइप का, नहीं नहीं हम नहीं मानते, तुमने झूठ बोला था, ठीक है, लेकिन लड़की हम ऐसा नहीं करते, सुहाग टूट जाएगा, ये हो जाएगा, डराएगा, तो बहुत सारा केस है। एक बार हो जाने तो फिर पता चले क्या होता है। मैंने ऐसा सुना देखा भी है बहुत सारा केस। देखो द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, ये जैसे ही आपके पास आ जाए ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव ऑफ गुड्स मान जाएगा, याद रहेगा सर। अब यहाँ पर एक चीज और बोल दिया, क्या बोल दिया, द डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जैसे कि यहाँ पर बोला है ए शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल बट नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, is merely shows that a person named in the share certificate is entitled to the share represented by it, but it does not allow that person to transfer the share mentioned therein by mere endorsement of the back of the certificate and the delivery of the certificate। मैंने अगर किसी शेयर सर्टिफिकेट पे किसी का नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शेयर वो किसी और को इजीली ट्रांसफर कर दे। वो तो केवल ये दिखा रहा है कि इसके नाम पर इतना ठीक है, ठीक है, तुम्हारे नाम पे शेयर होने से तुम ऐसे ही मेरे नाम पे चलो ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। तो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में फर्क होता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मैंने आपका ही है, प्योरली आप किसी को बेच भी सकते हो, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया इसके नाम पे कर सकते हो, बट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में आपके पास ये परमिशन नहीं आता। समझ में आ गया। मार्केंटाइल एजेंट, section 2 subsection 9, it means an agent who is customary course of business has and as such agent authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale of goods by goods or to raise money on the security of the goods, can borrow money by pledging the goods, ठीक है। such kind of agents are auctioneers or brokers, ठीक है। जैसे स्टॉक ब्रोकिंग फार्म चलता है, हाउस ब्रोकिंग फार्म चलता है। ब्रोकिंग फार्म क्या करता है, किसी का प्रोडक्ट किसी के बिहाफ में बेचता है, ठीक है। जैसे मानो स्टॉक मार्केट में हम लोग जो स्टॉक खरीदते हैं, टाटा कंपनी का शेयर खरीदोगे, रिलायंस का शेयर खरीदोगे, तो क्या रिलायंस की दुकान है कहीं पर जाके पूछते हो, सपोज रास्ते में आपको रिलायंस डिजिटल मिल गया, ठीक है, या रिलायंस ट्रेंड मिल गया, जाके पूछोगे ए शेयर बिक रहा है मेरे को 3,000 का शेयर चल रहा है रिलायंस का, मेरे को 3,000 का 2 शेयर दे दो। या टाटा मोटर्स कहीं पर दिख गया रास्ते में, ए टाटा मोटर्स मेरे को शेयर खरीदना चाहिए। मानो बच्चा अभी अभी शेयर मार्केट के बारे में सुना है, टाटा मोटर्स का शेयर बहुत अच्छा गया है, पापा के साथ रास्ते में निकला, ठीक है, जैसे ही टाटा मोटर्स का कहीं शोरूम दिखला, पापा रुको मेरे को अभी टाटा मोटर्स का 4 शेयर खरीदने दो, क्योंकि मैंने मेरा सर से अभी मेरे को पता करके आया इसका शेयर में अच्छा ग्रोथ नहीं। आपको मिल जाएगा शेयर टाटा मोटर्स की दुकान से। अगर आपको टाटा मोटर्स का शेयर चाहिए आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। कौन है ब्रोकर, जो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म का लाइसेंस लेके काम करता है। जैसे कि कुछ नाम आप लोग जानते हो, लाइक जीरोधा, आप स्टॉक्स, ग्रो, मोतीलाल ओसवाल, बड़े बड़े नाम बता रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल, HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज एटसेट्रा, और भी बहुत है। करीब इंडिया में 170-80 ब्रोकिंग फर्म, 170 to 180 अप्रॉक्स एंड इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है दिन ब दिन, ठीक है। ऑक्शनियर कौन होता है, सपोज आप लोगों में से कोई राज घराने से बिलोंग करता है, कोई है मुगल का घराने से, या फिर किसी चंद्रगुप्त मौर्य के घराने से,
ठीक है, और उनके घर में मानो कोई एंटीक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो चाहता है कि उसके पास अभी पैसा नहीं है, अभी रास्ते का हालत हो गया उसका, ठीक है, बस मैंने बादशाही नाम रह गया, बादशाहियत नहीं। ठीक है, तो वो सोच रहे कि एंटीक बेच के अगर थोड़ा गुजारा निकल जाए, तो एंटीक बेचने के लिए उसको ऑक्शनर के पास जाना पड़ेगा, जो ऑक्शन हॉल में तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारे बिहाफ में बेचेगा, तो वो भी तुम्हारा क्या बन जाएगा, एजेंट। अब एजेंट विनोद यहाँ पर भी आ सकता है, बेटा हम लोग उस एजेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मार्केंटाइल एजेंट, याद रहेगा सर, सेक्शन 2 सबसेक्शन। देखो सर, स्टोरी के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से बोले जा रहा हूँ, ताकि आप लोग घर पे जाके नहीं पढ़ोगे ना, सारा स्टोरी भी भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए जैसे पढ़ रहे हो संगे संग जाके पॉइंट को घर पे रेडी भी कर लेना, ठीक है, ताकि याद भी रह जाए और पढ़ने का मजा भी आ जाए, ठीक है। नहीं तो क्या है ना, ये 4 लाइन आपको बोर कर देगा। Mercantile agent. It means an agent who, in the customary of course of business, has such agent authority either to sell goods or to consign the goods for the purpose of sale or to buy goods. अरे माथा में ही नहीं घुस रहा है। कंसाइनमेंट का एक चैप्टर आप लोग का है भी सीए में, फाउंडेशन में मैम पढ़ाते हैं। हाँ, हटा दिया ना, लास्ट ईयर तक था। तो कंसाइनमेंट अकाउंट्स पे बहुत सुंदर, कंसाइनर कंसाइनी का तुम लोग का है ना, सीएमए में है, नहीं है तो फिर सीएमए फाउंडेशन या तो इंटर में कहीं तो है सर, कंसाइनमेंट कहीं पर तो है, क्योंकि मैम किसी को तो कराते हैं, क्योंकि मैम जब पढ़ाने के लिए रेडी करता है तो मैं देखता हूँ, किसी का तो है। लास्ट ईयर तक तो फाउंडेशन में था, सीए फाउंडेशन में भी था। एवरेज रेट कंसाइनमेंट हटा दिया ना सर। तो कंसाइनमेंट अकाउंट्स में तो वही चीज पढ़ा जाता है कि सपोज आप यहाँ पर बैठे हो, आपका कोई एजेंट है दिल्ली में, आपका प्रोडक्ट आपके दिया पे बेचता है, तो आपका कौन बन गया, मार्केंटाइल एजेंट। उसमें भी नॉर्मल एक होता है डेल क्रेडियर एजेंट, है ना, एक होता है नॉर्मल कमीशन एजेंट एक्सेट्रा, है ना। अच्छा, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स ownership or general property in every contract of sale. The ownership of goods must be transferred by the seller to the buyer, or there should be an agreement by the seller to transfer the ownership to the buyer. It means general property, that is right of ownership in goods and not merely a special property. माने तुम अगर अपना प्रॉपर्टी किसी और को बेचोगे तो पहले तुम्हारे नाम पे था, अभी जिसको बेचोगे उसके नाम पे हो जाएगा ना। अगर नाम ट्रांसफर नहीं करोगे तो फिर प्रोडक्ट कैसे जाएगा किसी और के नाम पास। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है सर, if A who owns certain goods pledge them to B, तुम्हारे पास कुछ गुड्स है और तुम उसको प्लेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर, प्लेज कर रहे हो। प्लेज, प्लेज माने इट्स काइंड ऑफ डोनेशंस, माने अभी उसका पूरा ओनरशिप नहीं मिलेगा कि एक सर्टेन टाइम के बाद वो उसको मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। A has a general property in the goods, whereas B has special property or interest in the goods to the extent of the amount of advance he has made. In case A fails to repay the amount borrowed on pledging the goods, then B may sell his goods but not otherwise. मैंने प्लेजिंग क्या हो गया कि सपोज एक ऐसा कॉन्सेप्ट में, जैसे बैंक से हम लोग कहीं पर लोन लेते हैं, तो बैंक बोलते हैं कि ठीक है आप लोन लो, लेकिन बदले में कुछ मॉर्गेज रखो। लेकिन अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं करोगे तो बैंक क्या बोलता है कि आपका प्रॉपर्टी मैं लेके सेल कर दूंगा एक टाइम के बाद, ठीक है। तो नॉर्मली बैंक को जब मैं कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा हूँ तो क्या मैं बैंक को प्रॉपर्टी दे सेल कर दे रहा हूँ, नो सर, नहीं ना, बदले में वो मेरे को पैसा दे रहा है, लेकिन ये सेल नहीं है। लेकिन स्पेशल राइट कब आ जाता है, जब इस तरह का कि अगर तुम नहीं देते तो उसमें मेरा सेलिंग राइट आ जाएगा, अदरवाइज वो नॉर्मल राइट में रहेगा। नॉर्मल राइट जैसे कि तुम मेरे को पैसा तो मैं अपना गुड्स तुमको दे देता हूँ, जैसे नॉर्मल सेल्स में होता है। लेकिन अगर स्पेशल राइट आ जाएगा, अगर कुछ कंडीशन फेलियर होता है तभी तुम उसको लागू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर वही चीज यहाँ पर सिंपल तरीके से बोला सर, इफ ए हु ओन सर्टेन गुड्स प्लेज देम टू बी, ए हैज जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स, एक मतलब ये प्रॉपर्टी बेसिकली ए का ही है, whereas B has special property or interest in the goods to the extent of the amount of advance, जितना पैसा B ने A को दिया। इन केस A fails to repay, अगर A पैसा पेमेंट नहीं कर पाते, ठीक है, the amount borrowed on pledging the goods, ठीक है, then B may sell his goods but not otherwise, अगर पेमेंट नहीं कर पाया तो ही बेचेगा, अदरवाइज नहीं बेच सकता। वैसे नॉर्मल तरीके से हम लोग इस तरह का ट्रेडिंग एक्टिविटी देखते हैं सर, बहुत सारे लोग देखना, ऐसे आप लोगों को भी शायद एक्सपीरियंस होगा, घर के अंदर कोई कोई फैमिली में करता है कि किसी को अचानक से ना पैसे का जरूरत होता है आस पड़ोस में, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर सूद का बिजनेस, हाँ काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो कैसे होता है मैं समझाता हूँ आपको। बहुत लोग ऐसे नॉर्मल अनऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। सपोज मेरे पास पैसा है,
नहीं कॉपरेशन भी नहीं करना है, नॉर्मल आस पड़ोस में चलता है ऐसे ही। नहीं तो वो तो कोऑपरेटिव भाई बात कर रहा है, तो वो तो समिति समिति बोल रहे हैं ना, वो तो आसपास में बहुत चलता है, इस एरिया में बहुत चलता है समिति, ठीक है। समिति से फ्रॉड होते हैं। कुछ फ्रॉड का छोड़ना है, समिति का बात नहीं करता हूं। मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि से फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा, मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा, मेरे पास पैसा है, तो कभी किसी को जरूरत होता है तो लोग मेरे पास आके पैसा लेना चाहता है। तो मान कि इसको अचानक से पैसे का जरूरत हो जाता है, ठीक है। तो ये आके मेरे को बोलता है कि पैसा दो, मेरे को अभी 20,000 का जरूरत है। तो मैं किस भरोसे उसको 20,000 दूं? वो ना अब बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है सर, दो पैसा, दो पैसा, तो बहुत जरूरत है। उसके हाथ में ना एक टाइटन का घड़ी था, ठीक है। उसका अप्रोक्स प्राइस रेंज होगा मे बी 15-20 हजार, ठीक है। तो मेरे को बोलता है कि सर घड़ी रखो, मेरे को 20,000, ठीक है। अब अगर मेरे को उस घड़ी से उसका जो भी उसका वैल्यूएशन करना है तो ठीक है, तो दूंगा। अगर मेरे को वैल्यूएशन नहीं आएगा, मैं बोलूंगा नहीं रखना है। लेकिन ज्यादातर केस में क्या करता है कोई ना, गांव साइड में क्या चलता है, साइकिल रख देता है, बोलता है 5,000 तो साइकिल रख के चलता हूँ, बाइक रख के जाता हूँ, मेरे को 20,000 दे दो। इसका मतलब क्या कि अगर वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते तो वो बाइक सेल करके पैसा ले सकता है वो। ये इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ही होता है। अंगूठी खोल के देके जाता है, मेरा अंगूठी रखो, और पहनता है ना हीरा मोती लगा के कुछ भी, ज्योतिष ने भी देता है बहुत सारा, ये पन्ना हीरा लाल जो भी हो, है ना। तो वह अंगूठा सोना में भी बांधते हैं, तो वो खोल के रखता है, बोले मेरा रखो, मेरे को पैसा दो। तो करते हैं, गांव साइड में बहुत चलता है, मतलब अनऑर्गेनाइज तरीके से, नॉट जस्ट गांव, स्मॉल टाउन्स में, इवन लोकल एरियाज में चलता है। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा, पापा को पूछना, उनको जरूर पता होगा कैसा कोई करता है, कोई ना कोई होगा करता है। तो ये जो सिस्टम था काइंड ऑफ था, ये प्लेज बोलते हैं इसको, मैंने प्रोडक्ट प्लेज करके पैसा लेते हैं। अगर छुड़वा लिया तो ठीक है, नहीं छुड़वा पाया तो सर जैसे 1 साल का टाइम मिला, वो 1 साल तक तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब 1 साल बीत गया, पेमेंट मांग के दे नहीं रहा है, तो जो मेरे पास मॉर्गेज करके गया उसको हम सेल कर दिए, पैसा ले लिए, मेरा हो गया सेटल। अब वो 2 दिन बाद आके बोलता है कि हमको वापस करो, पैसा दे रहे हैं। अब तो सर मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तो लॉ कहता है कि नॉर्मली 3 साल का ये होना चाहिए। वो टाइम बैलेंस है। हाँ टाइम बार्ट का एक कॉन्सेप्ट लॉ कहता है, लेकिन नॉर्मल अनऑर्गेनाइज कॉन्सेप्ट में किसको टाइम बार्ट का पता है भाई, हाँ, ठीक है। अब अगर वो कोर्ट में जाएगा तो फिर मैटर लेके जा सकता है, बट क्योंकि ये सब नॉर्मल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चलता है ना, तो इतना 1 साल के बारे में कुछ नहीं होता, ये एक बेसिक 2 महीना 3 महीने के अंदर कर लेना चाहिए। और अगर तुम करोगे तो वो आगे बाद में क्लेम कर भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता। हाँ लॉस को मतलब क्लेम करने का मौका नहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग जब देखो जब होता है तो उन लोगों का एक छोटा सा नॉर्मल एक लिखित होता है, एक रिटर्न होता है कि भाई इतना दिन बाद तो मेरे को पेमेंट करके जाए। आज तू देके जा रहे डेट लिख के रखता है ना, हाँ सर। जो लोग प्रोफेशनली करते हैं डेट लिख के रखता है कि कब क्या ले रहा है, कब क्या दे रहा है, सब लिख के रखता है। तो उसमें बोल देते हैं कि इतना दिन के अंदर देना, अगर नहीं देगा तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ 2 महीने बाद देना पड़ेगा, ऐसे टाइम पे टाइम, जैसे बैंक करता है वैसा वो लोग भी करता है। एक जमाने में तो इंडिया में ये बहुत ज्यादा चलता था, ये जो जिन लोगों का टाइटल जैसे कोटक, कोटक बैंक में कोटक एक टाइटल है, ठीक है, कोटक श्रॉफ, ठीक है, फिर ऐसे सेठी, ठीक है, इस तरह का बहुत सारा एक जो कास्ट है जो ये सूद का ही काम करता था, बाद में जाके यही लोग इंडिया में बैंकर भी बनाए बड़ा बड़ा। मैंने इनका पुश्तनी 100 साल 200 साल पहले इसी सब चीजों का काम था। तो बाद में जब प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ तो इनको पता है कि किस तरह से बैंकिंग सिस्टम चलता है। भारत में ये कॉन्सेप्ट पहले अनऑर्गेनाइज तरीके से काफी चलता था। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 इंसॉल्वेंट के बारे में बात करता है। इंसॉल्वेंट कौन है? ए पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही सीजेस टू पे हिज डेब्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कैन नॉट पे हिज डेब्ट एज दे बिकम ड्यू। यही चीज अभी पूछ रहा था ये, है ना, वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट। ठीक है, मैंने जिसको तुमको पेमेंट बाकी है, तुमने पेमेंट अभी तक नहीं कर पाया, ठीक है, टाइम भी बीत गया, तो तुम इंसॉल्वेंट हो जाओगे। और ये इंसॉल्वेंसी कौन बोलेगा? बैंक पूछेगा कि भाई इनका 5 करोड़ बाकी है, 5 लाख बाकी है, जो भी है। फिर लोकल पेपर में, न्यूज पेपर में, या फिर लोकल कुछ भी एक सिस्टम पे पंचायत की तरफ से, या अगर बड़ा केस हो तो कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से भी डिक्लेरेशन होता है कि ये लोग इंसॉल्वेंट हो चुका है। 2 सबसेक्शन 8 प्राइस, सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 प्राइस मींस द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। सिंपल, इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। इट इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। फ्री में तो नहीं चलेगा ना बिजनेस, बिजनेस फ्री में थोड़ी चलता है।
गुड्स के बदले प्राइस पे करना पड़ता है, यस सर, कंसीडरेशन। है ना, कंसिडरेशन। तो गुड सेल ऑफ गुड्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो प्राइस ही है। क्वालिटी ऑफ गुड्स के बारे में बोला है, इंक्लूड देयर स्टेट और कंडीशंस। क्वालिटी ऑफ गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 12, जिसमें गुड्स का क्वालिटी या किस अवस्था में है उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 4 में सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बारे में क्लियरली बात किया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, a contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfer or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. There may be a contract of sale between one part owner and another. A contract of sale may be absolute or conditional. Contract of sale absolute माने complete तरीके से भी हो सकता है या फिर शर्त के साथ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। Where under a contract of sale, the property in the goods is transferred from the seller to the buyer. Contract of sale में क्या होता है, goods किसके पास से किसके पास जा रहा है, seller से buyer के पास। The contract is called the sale, but where the transfer of property in the goods is to be take place at future time or subject to some conditions thereafter to be fulfilled, it is called agreement to sell. Clearly बोला है। Section 4 subsection 3, an agreement to sell becomes a sale when the time lapses. An agreement to sell becomes a sell when the time elapses or the conditions are fulfilled subject to which the property in the goods is to be transferred. Section 4 subsection 4 में बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो फिर दो तरह का हो गया सर, एक होता है सेल और एक होता है एग्रीमेंट टू सेल, जो बार बार हम लोग बात कर रहे हैं। सेक्शन को भी याद रखना लिखने के टाइम पे, यहाँ पर सेल के बारे में भी बोला है और एग्रीमेंट टू सेल के बारे में भी बोला है। इवन इसके ऊपर तो पूरा एकदम बकायदा डिफरेंस भी देके रखा है, पढ़ लो थोड़ा सा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर इमीडिएटली, अभी का अभी। ठीक है, पैसा भी, कंसिडरेशन भी अभी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी अभी। अच्छा, पैसा बाद में भी हो सकता है, पैसा बाद में हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर अभी होगा। प्रॉपर्टी पोजीशन ट्रांसफर हो जाएगा, भले ही पेमेंट बाद में तुमको मिले, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना जरूरी है। जैसे दुकानदार के पास हम लोग नहीं करते, प्रोडक्ट लेके आ जाते लेकिन बाद में पेमेंट करते हैं, है ना। आप लोग ईएमआई में प्रोडक्ट परचेस नहीं करते, तो ईएमआई में प्रोडक्ट परचेस करते कंपनी तो थोड़ी ना आपको बोलता है कि भाई आप पेमेंट ईएमआई में करोगे तो मैं एसी को भी काट काट के दूंगा या फ्रिज को मैं काट काट के दूंगा। कि सपोज आपका फ्रिज का दाम है 20,000, तो बोलते हैं ठीक है, पहले ना 20,000 में आप अगर मानो 1,000 देते हो तो पहले नीचे वाला ट्रे देगा उसके बाद ऊपर वाला ट्रे। आप अगर 10 इंस्टॉलमेंट में भरोगे वो 10 पार्ट है तो 10 पार्ट को लास्ट में वो डीप फ्रीजर देगा और बाद में वो क्या बोलते हैं उसका गेट क्योंकि गेट जब तक नहीं आएगा तुम्हारा एसी काम नहीं करेगा, ठंडा होगा और वो सब हवा में उड़ जाएगा, है ना सर। गेट लगाने से ही बर्फ जमेगा, नहीं तो बर्फ तो जमेगा नहीं, है ना। ठंडा होगा और क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, एसी बन जाएगा। एक काम कर, एसी ना खरीद के फ्रिज ही खरीद ले, लॉस इलेक्ट्रिसिटी का बर्बादी। इसमें मेरा रूम में जो रहता है, मेरा रूम के बगल में जो एक आया है नया, वो एसी रिपेयर करने के लिए ही आया है। तो वो बोलता है कि इसका गैस जब तक इसका पाइप लीक नहीं होगा तब तक इसमें कंटिन्यूअस गैस का फ्लो होगा। फ्रिज में ऐसा नहीं है, उसमें जो कंप्रेसर लगा रहता है वो एक टाइम जो फ्रिज खुलता है तो गैस होता है, वो धीरे धीरे वो गैस ऑटोमेटिक ओवर द ईयर्स में खत्म हो जाएगा, फिर से कंप्रेसर करवाना पड़ेगा। इसमें वैसा नहीं है, तो अगर फ्रिज को हम वैसा कर दें तो साल भर में हमको फिर से गैस बनवाना पड़ जाएगा, तो मेरे लॉस है, बहुत लॉस, इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी जाएगा तो अपन जगह पर जाएगी तभी तो, नहीं तो फिर ऐसे करके बक्सा बना के ठंडा हवा दे। तो प्रॉपर्टी सेल क्या होता है सर, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर इमीडिएटली। एग्रीमेंट टू सेल क्या हो गया, प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस टू द बायर ऑन फ्यूचर डेट और ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस। जैसे आपको इसके बारे में बहुत बातचीत हुआ। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड। माने जिसका कंसिडरेशन पेड हो जाता है, माने आप अगर कोई चीज खरीद के लाते हो उसका पेमेंट भी कर देते हो और बदले में प्रोडक्ट भी घर लेके आ जाते हो, लेकिन ये एग्जीक्यूटेड नहीं होता है, ये एग्जीक्यूटरी होता है। एग्जीक्यूटरी का ये सब कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है, देख रहे हैं सर, सेल ऑफ गुड्स का ये सब पार्ट कहां से आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है। एग्जीक्यूटरी माने किसी ना किसी एंगल से काम बाकी है, क्योंकि वो फ्यूचर में होगा ना। सपोज आपने पेमेंट तो कर दिया बट अभी तक प्रोडक्ट आपके पास नहीं आया, या फिर दोनों तरफ से काम बाकी है, दोनों तरफ से काम बाकी है, पेमेंट भी बाकी है, प्रोडक्ट भी बाकी है, नया चीज
फिर से इसको नींद आ रहा है। रात को क्या करता है बाबू? हाँ, पहरादार बन के घूमता है क्या केस्टपुर में? हाँ, सोने के टाइम पे सोया करो। जब इंसान सोने के टाइम पे नहीं सोता है ना, और रात को मोबाइल चलाना कम करो सबको। वही वो जो ब्लू रेस जो हम लोग के आंख में जाता है ना, वो हमारे हार्मोन, जो नींद वाला हार्मोन होता है, उसको मतलब निकलने नहीं देता। ऊपर से आँख उसी वजह से खराब होता है। आंख तो खराब होगा, वो तो समय करेगा, उसको छोड़ो। लेकिन जो नींद बर्बाद होगा उसमें तुम्हारा ब्रेन बर्बाद होगा, और जो तुमने ख्वाब देखा वो सब बर्बाद हो जाएगा, जो बनने के लिए आए हो सर। ठीक है? 11 को क्लास बात को सुन। ठीक है, सोने से पहले कोशिश करो जितना कम हो सके। रील्स तो नशा देगा ही। ठीक है, इतना नशा देता है, खत्म नहीं होता। मैं कभी कभी देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि 5 मिनट देख के रख लेता हूँ। ओ बाबा, 5 मिनट, 50 मिनट, फिर कभी 1.5 घंटा। ठीक है, और अगर अगर शैतान मन हो तो और क्योंकि इंसान का एक शैतानी मन भी होता है, वो तो और बर्बाद करके रख देता है। ठीक है, सो बी वेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। नहीं देखो भाई, जो है वो है, सब नॉर्मल बात है। मैं तो खुल के ही बोलता हूँ। मेरे को और मौका मिले तो और खुल के बोलूंगा, लेकिन इतना खुलना नहीं चाहिए कि सब खुल ही जाए। छोड़ो। लेकिन क्या है ना, कम किया करो सर, कम किया करो, नहीं तो जितना भी अच्छा ब्रेन भगवान ने दिया ना, वो ब्रेन देखते देखते बर्बाद हो जाएगा। आपकी आंखों के सामने आपका ब्रेन बर्बाद होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। नहीं, आजकल ये सबका प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ ना। ये एक जनरल प्रॉब्लम है ये। कभी कभी मेरे को लगता था फोन बहुत अच्छा चीज है एक टाइम पे, बट मैं जिस तरह से यूथ को बर्बाद होते देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से फोन डिस्कवर ही नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ये 90% लोगों को बर्बाद कर रहा है। 10% लोग इसका इस्तेमाल सही करता है। पूरा बर्बादी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ सीखने को नहीं मिलता। इतना हजारों चीज भरा रहता है ना, अल्टीमेटली कुछ भी यूज नहीं होता। तुम बहुत कुछ जानते हो लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा ही है। एक टाइम के बाद तो मेरा इस बात को एग्री करेगा। अरे तुम बहुत कुछ, मैं क्या बोला, तुम बहुत कुछ जानते हो, बट तुम कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि ये तुमको एग्जीक्यूट करने नहीं देगा। मैंने ये गुस्से में बोल रहा हूं मैं, तो मेरा बात नहीं समझे। साइंस का ये जो डिस्कवरीज है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। बट हम लोग इसका बर्बादी इस्तेमाल ही करते हैं। इतना बर्बादी इस्तेमाल करते हैं, 4 सही काम करते हैं तो 10 गलत काम करते हैं। तो अल्टीमेटली ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है एवरेज में? फिर इसलिए तो मैं बोला, आप जानते बहुत कुछ हो, लेकिन आप कर कुछ नहीं पाओगे। पुराने जमाने में लोगों को कुछ नहीं पता था, थोड़ा सा जानता था, उसी में फोकस रहता था, और उसी के ऊपर कुछ ना कुछ कर लेता था। आज के जनरेशन को सब पता है, लेकिन कुछ करने बोलो, हाथ खड़ा। न्यू क्रिएटिव आइडियाज नहीं आते, दैट एंटरप्रेन्योरशिप इतना कुछ जानता है, 4 चीजें पूछो, इतना इन्फॉर्मेशन तुमको दे देगा ना सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में, वाह। लेकिन एग्जीक्यूशन में बात करने बोलो, गायब, खाली, कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम है। तुम एक टाइम पे आके तुम लोग इस बात को एग्री करना, मैं भी एग्री नहीं करता था, बट समय के साथ साथ मैं इस चीज को रियलाइज कर रहा हूँ कि ये बर्बादी कर रहा है ज्यादा। इंसान का एफिशिएंसी लेवल को घटा रहा है, बढ़ा नहीं रहा है। ऑब्वियसली सर। हम लोग सोचते हैं कि इसके अंदर कितना सारा चीज है, लोगों को कितना कुछ जानने को मिलता है, लेकिन फिर भी ये अल्टीमेटली खत्म कर रहा है। सर अगर ऐसा होता है ना कि इसमें से बच्चा लोग कुछ सीखता, मतलब जैसे यूट्यूब में पढ़ाई भी होता है, आई एग्री। लेकिन जब कोरोना काल में जब स्कूल वाले लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, 90% पेरेंट्स लोग बैठ के क्लास करवाते थे अपना बच्चा लोग। वाई? स्क्रीन को स्प्लिट करने का, आधा में गेम खेलेगा, आधा में क्लास कर रहा है। नॉर्मल। टीचर पूछ रहा है क्या हो रहा है, वो कुछ बोलेंगे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा उसको। बस क्लास में देख रहा है और गेम खेल वही रहा है। वही तो होता है सर, ये आपको वही तो मैं बोला ना, आपको अच्छा चीज तो बहुत कुछ देगा, लेकिन आप अच्छा में कितने देर रहोगे? शैतान मन का क्यों बोला मैं? आपका शैतान मन का बात मैं क्यों बोला? तो वही तो शैतानी है जो आपको बर्बाद करता है। छोड़ दो। अच्छा, so it is an executed contract, that is contract for which consideration has been paid. It is an executory contract, that is contract for which consideration is to be paid at a future date. अभी नहीं हुआ, टू बी पेड, टू बी पेड मैंने होगा। रेमेडीज फॉर ब्रीच, अगर सेल में कोई तुमको धोखा देता है, ब्रीच माने जैसे धोखा देता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, तेरे को दिया है कोई धोखा? स्नेशिस, धोखा दिया है कोई?
देना चाहिए, नींद बर्बाद होगा तो। तुम लोग इतना काहे हंस रहे हो, तुम लोग धोखा दिए हो किसी को? चलो जोक से पार्ट, सुनो सुनो। ब्रीच का मतलब क्या है कि जब किसी को कुछ धोखा मिलता है। सपोज सेलर ने बोला था सेल करूंगा और फिर सेल नहीं किया, डिलीवरी देना था पर नहीं दिया, या फिर टाइम पे नहीं दिया। बहुत सारा धोखा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। द सेलर कैन sue the buyer for the price of the goods because of the passing of the property therein to the buyer। प्रॉपर्टी पास हो गया था ना, तो प्राइस के लिए केस शू कर सकता है क्योंकि पेमेंट बाकी है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल पे क्या है? द एग्रीड पार्टी कैन शू फॉर डैमेजेस ओनली एंड नॉट फॉर द प्राइस। सर अब डैमेज कौन डिस्कवर करेगा कि डैमेज कितना हुआ है? छाती खोल के देखना पड़ेगा कि कितना अंदर से खून निकला है। डैमेज समझा करो, ये डैमेज बहुत मुश्किल है, कोर्ट डिसाइड करता है। मैंने जैसे एक फार्मर के साथ एक पोटैटो बायर का जब डील हो रहा था, सपोज पोटैटो का फैक्ट्री वाले और फार्मर, अब बोला था कि 5 लाख का डील होगा, ठीक है। 5 लाख में उसका फार्म का आलू ये मैंने चिप्स मैन्युफैक्चरर लेगा, ठीक है। लेकिन जब टाइम आया चिप्स मैन्युफैक्चरर नहीं लिया, तो किसान को थोड़ा लॉस में इसको किसी और को देना पड़ा, या फिर कुछ सड़ गया, ठीक है। लेकिन ये सब्जेक्ट टू बहुत बड़ा प्रूवमेंट हो जाता है कि कैसे प्रूव करेगा कि इसका कितना लॉस होता है। ये थोड़ा मुश्किल है। मतलब कहने का मतलब है कि नॉर्मल केस में तो प्राइस के लिए तुम क्लेम कर सकते हो, लेकिन इसके केस में क्या बोल रहे हैं? जिसके साथ धोखा हो, द एग्रीड पार्टी कैन फॉर डैमेज ओनली एंड नॉट फॉर द प्राइस। तुम दाम का क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे को इतना पैसा देना मिलना था या इतना पैसा मेरे को मिलने वाला था, मेरा पैसा नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट करके चला गया, ठीक है। मैंने फार्मर तो सेलर था ना यहाँ पर, तो फार्मर बोलेगा मेरे को प्राइस दे दो कि जितना प्राइस का तुमने बात किया था, लेकिन फार्मर प्राइस का क्लेम नहीं कर सकता फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर डैमेजेस का क्लेम कैसे करेगा? सर डैमेजेस के क्लेम के लिए उसको बहुत सारा चीज वहां पर कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना पड़ेगा, यहाँ पर जहां पर सोल्यूशन होगा। सर मतलब बेसिकली जैसे वो आलू का कॉन्ट्रैक्ट किया, हाँ 50 बोरा आलू रेडी करके रखा है कि हाँ आके ले जाओ, हाँ उसमें तो 3 बोरा आलू सड़ गया, इसलिए वो 27 बोरा किसी और को बेच दिया। हाँ, या फिर ऐसे वो हो सकता है कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले से था, वो टाइम पे नहीं लिया, तो किसी और को बाद में सस्ता दाम पे बेचना पड़ा। अब जो सड़ा हुआ था उसका डैमेज का क्लेम, उसका डैमेज भी है क्योंकि टाइम पे नहीं लिया, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक डैमेज क्लेम किया जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट तो बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकता। यस प्राइस का प्रॉफिट क्लेम नहीं कर सकता, सिर्फ डैमेज। तुम प्रूफ करो कि तुम्हारा कितना लॉस हुआ है। अगर तुम उसको नहीं बेच पाया तो किसी और को तो तुमने बेचा, लेकिन उसके लिए तुमको थोड़ा कंसिडर करना पड़ा, लेकिन उसमें कितना तुम्हारा लॉस हुआ। से फॉर एग्जाम्पल फार्मर ने, से फॉर एग्जाम्पल मानो मैं किसान हूं, ठीक है। मेरे पास ये भी एक मैन्युफैक्चरर है, ये भी एक मैन्युफैक्चरर, लेकिन डील मेरा हुआ था इनके साथ, तुम्हारे साथ नहीं, ठीक है। मैंने गोपाल के साथ हुआ था, ऋषिता के साथ नहीं। लेकिन जब गोपाल ने मेरे को धोखा दिया पेमेंट करने के टाइम पे, तब मैं ऋषिता को बोला कि ऋषिता आपके फैक्ट्री में आलू का जरूरत है? तो ऋषिता बोला ये जरूरत है, लेकिन अभी मार्केट में तो दाम इतना नहीं चल रहा है, तो मैं आपको इतना नहीं दे सकता। तो क्योंकि पहले का नहीं है, और ऋषिता को भी पता है कि अगर मेरे पास आलू मैं रख देता हूँ तो सड़ जाएगा, तो इसलिए मेरा कमजोरी का भी फायदा वो लेगा। ये मार्केट है, यस ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी मेरा प्रोडक्ट मेरे को सॉर्ट आउट। निकलना है। लेकिन पहले से जो मेरा डील था उसमें तो मैं अच्छा फायदे में था, लेकिन तुमने तो लास्ट टाइम में प्रॉब्लम कर दिया। अब ये किसी भी तरह से मैं जो 5 लाख का मानो डील था, अब किसी भी तरह से मैं 3 लाख 3.5 लाख से ऋषिता से मेरे को कुछ रिकवरी हुआ, ठीक है। लेकिन स्टिल 1.5 लाख का मेरे को डैमेज है। अब ये जो 1.5 लाख है, अब इसमें कोर्ट देखेगा कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कितना डैमेज तुमसे मेरे को दिलवाएगा, लेकिन मैं 5 लाख तुमसे नहीं ले सकता, यस मैंने तुमसे मैं चार्ज भी नहीं कर सकता। बस वो डैमेज वो कोर्ट ऑफ लॉ एक डिसीजन करेगा दोनों तरफ को देखते हुए, लेकिन अल्टीमेटली तुमको देना पड़ेगा मेरे को डैमेज, यस सर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था ना। यस समझ में आ रहा है? ऑनलाइन में कोई है कि नहीं? किसी का आवाज नहीं। अंकिता, अभिजीत, मानसी, सतांशी, नील, बोलो सर। आप लोग कनेक्टेड हो रहे हो सर? समझ पा रहे हो ना? ओके सर। यहाँ पर एग्रीड पार्टी माने कौन है सर? जिसके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। जिसके साथ धोखा हो रहा है, मैंने बेसिकली धोखा माने जिसके साथ ब्रीच हुआ।
मैंने जिसको लास्ट मोमेंट में प्रॉब्लम हुआ, जैसे यहाँ पर फार्मर्स हमारे एग्जाम्पल पे, ठीक है, उसको एग्रीड पार्टी बोले। तो क्या बोला, द एग्रीड पार्टी कैन sue फॉर damages ओनली एंड नॉट फॉर द प्राइस अनलेस द प्राइस वाज पेबल एट ए स्टेटेड डेट। अनलेस अ प्राइस वाज पेबल एट ए स्टेटेड डेट, माने अगर स्टेटेड डेट पे प्राइस नहीं मिला तो, और अगर स्टेटेड डेट पे प्राइस मिल गया तो फिर मैंने सपोज उसके बाद भी एक टाइम पीरियड होता है कि भाई टाइम दे रहा है तुमको कि भाई इस टाइम के अंदर तुम पेमेंट कर दो, ब्रिज करने से बच लो। अगर पेमेंट मिल गया तो फिर डैमेज क्लेम के बारे में भी नहीं जा सकते। देरी हुआ होगा, मैं भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ा, बट पैसा मिल गया, फिर उसके बाद भी क्या डैमेज। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टीज, दोनों पार्टी का लाइबिलिटी यहाँ पर जब बात सेल का हो और जब एग्रीमेंट टू सेल का हो, पार्टीज का क्या लाइबिलिटी होता है। A subsequent loss or destruction of the goods is the liability of the buyer. A subsequent loss or destruction of the goods is the liability of the buyer, and such loss or destruction is the liability of the seller. माने इसके केस में तो सेल हो चुका है, और इसके बाद अगर प्रोडक्ट लॉस हो जाता है, मैंने सपोज मैंने तुमसे कोई प्रोडक्ट परचेस किया, तो मैं बायर हूँ, तुम सेलर हो, और तो मेरे पास तो गुड्स आ गया, उसके बाद गुड्स खराब हो गया, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी हो गया, इसका लाइबिलिटी किसका, बायर का, ठीक है। तो सेल के केस में प्रोडक्ट बाद में सब्सिक्वेंट लॉस जो भी होगा उसका लायबिलिटी बायर पे ही आता है। लेकिन अगर बात एग्रीमेंट टू सेल का हो, ऐसे केसेस में अगर प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, सपोज किसी भी तरह से चोरी हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, तो उसका लायबिलिटी बायर पे नहीं आएगा, सेलर पे ही आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट अभी तक बना भी नहीं है, डिलीवरेबल स्टेट पे भी नहीं आया। लेकिन इसके केस में तो डिलीवरी हो चुका है ना। यस सर। चाहे किसी भी तरह का डिलीवरी हो, सिंबॉलिक भी हो सकता है, एक्चुअल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, मैंने कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। Burden of risk, risk of loss is that of buyer since risk follows ownership. इसमें अगर लॉस हो सकता है तो रिस्क किसके पास जाएगा, बायर को जाएगा, क्योंकि जो ओनर है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, मैंने जो ओनरशिप लेता है उसका, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुने हो ना सर मुहावरा। यस सर। अब लाठी तुम्हारा, लॉस भी होगा तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। रिस्क ऑफ लॉस इज दैट ऑफ सेलर, यहाँ पर भी प्रोडक्ट तो ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता तो उस सेलर के पास ही था, तो सेलर को ही रिस्क लेना पड़ेगा। नेचर ऑफ राइट्स, क्रिएट जस्ट इन रेम मींस राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। एक होता है जस्ट इन रेम और एक होता है जस्ट इन पर्सनल, ठीक है, जस्ट इन रेम एंड जस्ट इन पर्सनल। क्रिएट जस्ट इन पर्सनल मींस राइट अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। माने जब बात से फॉर एग्जांपल सेलर ने सेल कर दिया और बायर ने ब्रिज कर दिया, ठीक है, या फिर बायर ने बाई कर लिया और सेलर ने ब्रिज कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्रिएट से जस्ट इन रेम मींस राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। माने एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट का ही एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगर किसी पार्टी को किसी भी तरह का क्लेम करना हो, ठीक है, तो वो किसके केस में कर सकता है। तो ऐसे केसेस में बोल रहे हैं कि क्योंकि सेल हुआ था, सेल हो चुका था, इसके बाद भी पेमेंट मानो बाकी रहेगी, तो ऐसे केसेस में पर्टिकुलर पर्सन को ही करना होगा ऐसा नहीं है। अगर कोई भी उस प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ बंदा हो, ठीक है, उससे भी क्लेम हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड वाला वर्ड यूज कर रहे हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के केस में या फ्यूचर जब एग्रीमेंट टू सेल है, वहां पर तो दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पर पूरा आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ ही इनका है। यस सर। बात समझ रहे हो। लेकिन ऐसे केसेस में तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा सच कुछ नहीं है, एक बंदा ने सेल किया, एक बंदा ने बाई किया। अब मानो बाद में किसी तरह से बायर का जो स्टेटस है या सेलर का स्टेटस चेंज हो गया, सपोज पहले दुकानदारी किसी के और के पास था, बाद में दुकानदारी किसी और के पास आया, तो बाद में सिचुएशंस क्या होगा कि कोई और भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। एग्जाम्पल के रूप में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर हो रहा है, मैं आपको थोड़ा इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मेरा दुकान है, मेरे दुकान से मैं कोई प्रोडक्ट सेल किया गोपाल को, ठीक है, अब सेल तो मैंने कर दिया, लेकिन गोपाल ने मेरे को पेमेंट अभी तक नहीं किया। प्रोडक्ट गोपाल यूज कर रहा है, लेकिन मानो कि अब ये दुकान ट्रांसफर होके किसी और को मैंने दे दिया, तो जब मैंने दुकान ट्रांसफर किया, मेरा मार्केट का जितना पेमेंट बाकी है वो उसका है, यस सर। है ना। जब मैंने दुकान ट्रांसफर कर दिया किसी को, तो अगर मार्केट में मेरा कुछ भी डेटर है तो वो डेटर भी उसका होगा, यस सर। क्योंकि दुकान ट्रांसफर करने के टाइम पे एसेट लायबिलिटी दोनों ट्रांसफर होता है। यस सर। तो अगर ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसे केसेस में गोपाल को पेमेंट मेरे जगह में जो भी दुकानदार रहेगा उसको देना पड़ेगा।
यस जिस दुकान से तुमने माल लिया था। तो लेकिन बात समझो, यहाँ पर बेसिकली सेल तुम्हारे मेरे बीच में हुआ था, लेकिन जब नॉर्मल सेल के केस में मैं किसी और को दुकान दे रहा हूं, तो तुमको उसको अपना लायबिलिटी चुकाना पड़ेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सेल के केस में ऐसा नहीं हो सकता। जिसके साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट उसी के साथ डील कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो जस्टिन रेम एंड जस्टिन पर्सन, ये जो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एंड अगेंस्ट द पर्टिकुलर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वर्ड बार बार यूज होता है, एग्रीमेंट वर्ड यूज होता है। नॉर्मल बाई सेल के केस में ये चेंज हो सकता है, तो फिर इन दैट केस क्लेम पूरा दुनिया के सामने हो सकता है कि कौन यूज कर रहा है, कौन ले रहा है। सपोज प्रोडक्ट किसी और के पास चला गया, वो यूज कर रहा है। सपोज तुमको मैंने बेचा था, पर तुम यूज ना करके प्रोडक्ट वो उसके पास रह गया, और वो जानबूझ के तुमको कुछ बोल नहीं रहा है, वो यूज करे जा रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी वो पेमेंट नहीं करेगा। सपोज चाय के दुकान में चाय बिक रहा है, ठीक है, चाय वाला अलग अलग प्याला में चाय डाल के बेच रहा है। मानो मैंने चाय ऑर्डर नहीं किया था, हम दोनों चाय की दुकान में खड़े। सपोज मानो स्नैश इसका चाय का दुकान है, मैं सोच रहा था इसका चाय का दुकान बनो, फिर सोचा लड़की का चाय का दुकान क्या सोचेगा। ठीक है, ठीक है, स्नैश इसका चाय का दुकान है, फिर उसके चाय की दुकान में हम दोनों खड़े हैं। ठीक है, अब वो चाय सजा के रखा, तूने ऑर्डर किया, उसके कान ने गलत सुना, वो मेरे को चाय थमा दिया, लेकिन मैंने ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन मैं चाय पी लिया। फिर जब वो पैसा मांग रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्डर तो उसने दिया था, तुमने मेरे को दिया, मुझे लगा तुम फ्री में खिला रहे हो। ऐसा मैं नहीं बोल सकता। अब पिया तो पेमेंट करना पड़ेगा, और तुम्हारा भी पूरा दुनिया के सामने क्लेम हो जाता है। जो भी यूज करेगा उससे तुम क्लेम कर सकते हो। समझ में आ रहा है सर? आगे मैं ये सब टॉपिक पे और भी आएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल नॉर्मल याद रखो सर। अच्छा, नॉर्मल सेल के केस में द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स, यस ओनरशिप ट्रांसफर क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। तुम और कैसे किसको सेल करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास है। तो सेलर मैंने सेलर तो ऑलरेडी ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, तो जो प्रोडक्ट एक बार सेल हो चुका है, तो सेलर वही प्रोडक्ट किसी और को नहीं सेल कर सकता, भले ही पेमेंट मिले ना मिले। यस सर ओनरशिप ट्रांसफर होने पर दोबारा ओनरशिप से ट्रांसफर भले ही पेमेंट मिले ना मिले, तुम बोलेगा नहीं पैसा नहीं दिया, तो क्या हुआ? सेल तो तुमने कर दिया ना, पैसा नहीं मिले, वो पैसा का सेटलमेंट करो। सपोज मैंने प्रोडक्ट बेचा था गोपाल को, लेकिन ऋषिता बाद में मेरे को बोल रहे कि सर प्रोडक्ट तो पड़ा हुआ है, लेकिन सेल हो चुका है, पेमेंट तुमने मेरे को नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और को बेच दूं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल चेंज हो सकता है। सेलर में सेल द गुड्स इन ओनरशिप इज विद द सेलर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर चाहे ना किसी और को भी सेल कर सकता है। एडवांस रिसीव के उसको वापस दे हाँ, ऑब्वियसली एज पर कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो एडवांस उसको वापस। कॉन्ट्रैक्ट में हम्म, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मान की नॉन रिफंडेबल लिखा है, ठीक है, ऐसे कोई भी इतना बोका नहीं है कि नॉन रिफंडेबल काम करेगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है। क्या तुम ही एग्जाम दे दो ना फिर। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, the official assignee will not be able to take over the goods but will recover the price from the buyer. The official assignee will, मतलब अगर सेल हो चुका है ना, तुमने जैसे नॉर्मल लोग झगड़ा करते हैं ना, मेरा पैसा नहीं दिया, सामान उठा के लेके जाएंगे तेरे दुकान से। लेकिन नॉर्मली सेल अगर नहीं, सेल हो गया ना, अगर वो सेल हो चुका है, तो तुम उसके घर से गुड्स उठा के लेके नहीं आ सकते। पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हो, लीगली किसी भी तरह से उसको फंसा सकते हो, लेकिन गुड्स बेच दिया तो गुड्स तुम उठा के लेके नहीं आ सकते। पैसा के लिए कुछ भी करो, रिकवरी करने के लिए मारपीट जितना हो सकता है। ऐसे मार मार भी नहीं सकते आप किसी को मार नहीं सकते। ऐसे बहुत लोग दिखाते हैं ना, मार देंगे, ऐसे मार भी देता है एक आध केस में, लेकिन वो लोकल झगड़ा हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन मारने का राइट किसी को नहीं है। ऐसे केसेस में पुलिस है, पंचायत व्यवस्था है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बंदोबस्त है, सुलझ मैंने मैटर को क्या करेगा, सेटल करेगा। ठीक है, तो गुड्स बेचिए तो गुड्स उठाए, पैसा नहीं दे उठा के लेके आ जाएंगे। पैसा उठा के लेके आओ, रिकवर करो किसी भी तरह से।
The official assignee will acquire control over the goods, but the price will not be recovered. इसके केस में गुड्स रिकवर हो सकता है, प्राइस नहीं. The official assignee will acquire control over the goods, but the price will not be recoverable. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, तुमने प्रोडक्ट दे दिया, पेमेंट नहीं आ रहा है, पर तुम गुड्स को जाके कंट्रोल ले सकते हो कि भाई पेमेंट पूरा पूरी नहीं हो रहा है, मैं कंट्रोल करूंगा, क्योंकि वो सेल नहीं है, वो एग्रीमेंट टू सेल है, लेकिन प्राइस रिकवर नहीं हो सकता. इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, द ऑफिशियल असाइनी विल हैव कंट्रोल ओवर द गुड्स. अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो फिर गुड्स पे कंट्रोल ऑफिशियल असाइनी का आ सकता है, माने जिसको भी कोर्ट ने ऑफिशियल असाइनी बना के रखा है. ऑफिशियल असाइनी माने जिसको कोर्ट ने बनाया. हम किसी को, ऑफिशियल का मतलब क्या होता है, जो सरकारी तरफ से बनाया जाता है उसको ऑफिशियल बोला जाता है ना. नहीं मेरा ऑफिसर गया है, तुम कौन हो भाई, तुम्हारा ऑफिसर कौन है, ठीक है, मेरा ऑफिसर, ठीक है. ऑफिशियल माने गवर्नमेंट ऑफिशियल. ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स. अगर इंसॉल्वेंट हो जाए ऑफिशियल असाइनी को गुड्स पे कोई कंट्रोल नहीं आ सकता, बट सेल के केस में आ सकता है अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो. ये इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर. याद रहेगा? तो याद तो नहीं रहेगा, समझ हुआ है. याद करने के लिए घर पे लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि हाँ हाँ याद आएगा, नहीं. लॉ को पढ़ने का थोड़ा टेक्निक है, पहले समझो, फिर उस चीज को घर पे जाके रिवाइज करो, फिर अपने मन से मैंने देख देख के नोट बनाओ, और फिर उसको फिर रिकॉल करो. देखना एटलीस्ट 70-80% दिमाग में रहेगा, ठीक है. तभी जाके होता है. समझना भी जरूरी, और उसके बाद वाला सब्सिक्वेंट काम भी जरूरी. कोई बोलेगा नहीं समझेंगे और सिर्फ रटेंगे, मुश्किल है. कितना सारा बातें हैं सर, बिना समझ के कितना रटोगे. जो भी हो, नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कशन करेंगे. सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है. क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि सेल के साथ हायर परचेज का, सेल के साथ बेलमेंट का, ठीक है. ये सब कुछ टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. ऐसे ये चैप्टर ऑलमोस्ट हो ही गया है, बट ठीक है, आज इतना ही. ठीक है सर, थोड़ा काम भी है मेरा आज. ठीक है सर, बाय फिर. बाय सर. बाय सर, थैंक यू सर. सर